नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका नीट स्टडी में स्वागत है। तो जिनका भी कल एससी हिंदी का एग्जाम है 23 तारीख में, जिनका भी सेमेस्टर 1 एसकेएमयू सेमेस्टर 1 में एग्जाम है, अभी तक मैंने जितना भी वीडियो बनाया है एक ही वीडियो में मैं ऐड कर दे रहा हूँ। आप लोग जल्दी से इनको देख लीजिए, यहीं से सारा प्रश्न आने वाला है। जो दिख रहा है इसको रट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जो भी करिए, यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। जैसे संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। अगला दिया हुआ विशेषण के प्रकार। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। अगला है क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नेक्स्ट दिया हुआ है अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो कहीं कहीं पर 4 होते हैं, तो कहीं कहीं पर 5 होते हैं, लेकिन आपको लिखना कितना है? तो 4। अव्यय के कितने भेद होते हैं? 4। अगला दिया हुआ है कारक की कितनी संख्या है? 8। नेक्स्ट आपका दिया हुआ संधि के कितने भेद होते हैं? तो 3। लेकिन यदि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5। इन सभी को आपको ध्यान रख लेना है और रट लेना है। इन सब के अलावे भी आपको यहाँ पर और 2 से 3 बातों को ध्यान में रखना है। समास के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार। समास के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार। नेक्स्ट है उपसर्ग। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगा होता है और उपसर्ग के 3 प्रकार होते हैं। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग और तीसरा विदेशी उपसर्ग या फिर विदेशी या उर्दू उपसर्ग। नेक्स्ट आपका है प्रत्यय। प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगा होता है। देखिए 2 प्रकार होते हैं, पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। तो तीनों बातों को ध्यान में रखना है। समास 6 प्रकार के होते हैं, उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं और प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को आपको शेयर कर देना है। पहला प्रश्न है संधि के कितने भेद हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 भेद। संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद है। और इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं, आपका प्रश्न आ सकता है समास के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद है। समास के कितने भेद है? 6 भेद है। और अगला प्रश्न है कारक के कितने भेद है? तो 8 भेद है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, इन्हीं तीनों में से एक प्रश्न देखने को एग्जाम में मिलेगा। संधि के कितने भेद है? तो 3। समास के कितने भेद है? तो 6। और कारक के कितने भेद है? तो 8। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है इंग्लिश में कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में प्रतिवेदन को क्या कहते हैं? तो रिपोर्ट कहते हैं। टिप्पण को क्या कहते हैं? तो नोट कहते हैं। तीसरा है संक्षेपण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो प्रेसी कहते हैं, या इसे समरी भी कहा जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, जल्दी जल्दी से आपको इसको देख लीजिए एक बार। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपको समास से आएगा। हर बार समास से मतलब एक ना एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो एक बार एक नजर में आप समास को देख लीजिए। समास के कुल कितने भेद है? 6 भेद है। तो देखते हैं हम लोग। पहला हमारा है तत्पुरुष समास। क्या है? पहला है तत्पुरुष समास। कारक चिन्ह का लोप होगा, यानी कि वहां पर कारक चिन्ह का क्या होगा? गायब होगा। कारक चिन्ह किसको कहते हैं? इसको भी देख लीजिए। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से होता है कि नहीं, वही सब कारक चिन्ह है। तो जहां पर ये वाला मतलब जो चिन्ह होगा का, के लिए, में पर, तो वहां तत्पुरुष समास होता है। जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, यहाँ पर क्या है? का लोप है। यहाँ जो है ना, यहाँ का लोप है, तो इसका हो जाएगा तत्पुरुष समास। जहाँ पर कारक चिन्ह का लोप होता है, जहाँ पर कारक चिन्ह गायब होता है, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दूसरा समास है कर्मधारय समास। तो इसको समझ लेते हैं। कर्मधारय समास में एक दूसरे की तुलना होगा। जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं चरण कमल, तो चरण अलग है और कमल अलग है। यहाँ पर देख सकते हैं चरण अलग है और कमल अलग है, तो क्या है? चरण के समान कमल है। जहाँ पर एक दूसरे की तुलना होगा, वहाँ क्या होगा? कर्मधारय समास। जैसे लाल मणि, लाल है जो मणि, लाल और मणि पर यहाँ तुलना हो रहा है। अगला हम लोग, अगला हमारा है द्वंद्व समास। तो इसको देख लीजिए, जहाँ पर योजक चिन्ह रहेगा, यानी कि जो ये माइनस वाला चिन्ह, इसी को योजक चिन्ह कहते हैं। तो जहाँ पर योजक चिन्ह दिखेगा, वहां पर क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता दिन रात, जो आपको यहाँ बीच में दिख रहा है, यही योजक चिन्ह है। जहां भी आपको दिखेगा तुरंत आपको द्वंद्व समास लिख देना है। देखते हैं अगला हम लोग द्विगु समास। तो आपको द्विगु समास में क्या दिखेगा? संख्या देखना है। जल्दी से आपको क्या देखना है? संख्या देखना है। जैसे 2 संख्या है, 3 ये भी संख्या है, 9 यानी 9 संख्या है, तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? दोपहर, त्रिभुज, नवरात्र, ये सभी द्विगु समास के उदाहरण है। आपको पहले क्या देखना है? संख्या को देखना है। सभी संख्या है और यही द्विगु समास है। देखते हैं अगला हम लोग। 5वां हमारा है बहुव्रीहि समास। देवताओं के नाम आएगा, अधिकतर क्या आएगा? देवी देवताओं के नाम आएगा। जैसे लंबोदर, लंबोदर लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। गणेश जी क्या है? भगवान है, तो देवी देवताओं के नाम आएंगे। दशानन, ये भी भगवान से रिलेटेड है। घनश्याम, कृष्ण भगवान। नीलकंठ, शिव जी। जहाँ पर आपको भगवान नजर आएगा वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे लंबोदर, गणेश जी, दशानन, घनश्याम, नीलकंठ। इसको समझ गए होंगे। देखते हैं अगला हम लोग। छठा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपका एक एग्जाम में आएगा प्रश्न। अब ये भाव समास। शब्द के आगे उपसर्ग लगा होगा। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग जैसे अथा, आ, भर, अनु, प्रति, ये सभी क्या है? उपसर्ग है। तो जहां पर आपको ये सभी लगा दिखेगा, आपको तुरंत से लिख देना है अब ये भाव समास। एक प्रश्न इसी से आपका रहने वाला है। इसे यहाँ देख सकते हैं अथा संभव, यहाँ लगा हुआ अथा देख सकते हैं आप। इसी प्रकार से यहाँ आ लगा है, यहाँ लगा अनु लगा हुआ, यहाँ प्रति लगा हुआ, यहाँ भर लगा हुआ, ये सभी क्या है? उपसर्ग है।
उपसर्ग, ये सब क्या है उपसर्ग। तो जहाँ पर पहले उपसर्ग लगा होगा अव्ययी भाव समास होगा। उपसर्ग में क्या क्या होना चाहिए इसको भी देख लीजिए। अथा होना चाहिए, आभर होना चाहिए, अनु होना चाहिए और प्रति होना चाहिए। प्रश्न हमारा है संक्षेपण का प्रधान गुण है, तो इसका आंसर हो जाएगा संक्षिप्तता। आपको रटना नहीं, आपको केवल सुन लेना है। संक्षेपण का प्रधान गुण है तो क्या है संक्षिप्तता। दूसरा प्रश्न है संक्षेपण का विलोम शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा पल्लवन। संक्षेपण का मतलब होता है छोटा रूप और पल्लवन का मतलब होता है विस्तारित रूप, तो यहाँ पर संक्षेपण का विलोम शब्द हो जाएगा पल्लवन। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर का प्रश्न हमारा है पल्लवन की लिखने की शैली कैसी होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यास शैली। पल्लवन की लिखने की शैली कैसी होनी चाहिए व्यास शैली। चौथा प्रश्न हमारा है पल्लवन का दूसरा नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाव विस्तार। पल्लवन का दूसरा नाम क्या है भाव विस्तारण। अगला देखते हैं। 5वां प्रश्न हमारा है प्रारूपण को जानते हैं, तो प्रारूपण को मसौदा के नाम से भी जाना जाता है कि प्रारूपण का दूसरा नाम मसौदा है। अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी है, तो भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। इसका यानी कि संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी का उल्लेख मिलता है राजभाषा के रूप में, तो भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी क्या है राजभाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर मिस प्रिंट होगी, यहाँ पर 7 नंबर होना चाहिए, तो इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर को। कब? प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है वाक्य की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ण। वाक्य की सबसे छोटी इकाई क्या है वर्ण है। प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न हमारा है भाषा। भाषा किस धातु से बना शब्द है, भाषा किस धातु से बना शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाष धातु से। क्या हो जाएगा भाष धातु से। अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो ये सबको पता होगा देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि क्या है देवनागरी। 10वां प्रश्न हमारा है पल्लवन का मूल शब्द क्या है, तो पल्लवन का मूल शब्द क्या है विस्तृत या बड़ा रूप। पल्लवन का मतलब क्या होता है विस्तृत या बड़ा रूप, वहीं संक्षेपण का मतलब होता है छोटा रूप। 11 नंबर का प्रश्न है प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो आपके एग्जाम में उपसर्ग पूछे या प्रत्यय, सबसे पहले आपको जो वर्ड या शब्द दिया रहेगा उसका संधि विच्छेद कर लेना है। जैसे हम लोग यहाँ प्रतिदिन का संधि विच्छेद कर लेते हैं, प्रति जोड़ दिन बराबर प्रतिदिन। अब हम लोग समझते हैं उपसर्ग का क्या मतलब है। तो उपसर्ग किसी भी वर्ड के पहले लगा होता है, किसी भी शब्द के पहले लगा होता है, और जो प्रत्यय होता है प्रत्यय क्या लगा होता है अंत में लगा होता है। प्रत्यय क्या होता है किसी भी शब्द के अंत में लगा होता है। तो यहाँ पर शुरू में क्या लगा हुआ है प्रति लगा हुआ है, तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा। जो पहले लगा होता है वह उपसर्ग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रति। इस प्रश्न हम लोग देखते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है पल्लवन शब्द में प्रत्यय बताएं, तो मैंने पहले बता दिया था प्रत्यय पूछे उपसर्ग, सबसे पहले संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पल्लव जोड़ अन्न, लास्ट में क्या लगा हुआ है अन्न लगा हुआ है। जो लास्ट में लगा होता है शब्द के अंत में वह प्रत्यय होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर अन्न। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है उज्ज्वल का संधि विच्छेद करें, तो आपके एग्जाम में एक प्रश्न संधि विच्छेद से रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा उत जोड़ ज्वल। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा उत जोड़ ज्वल। अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर का प्रश्न हमारा है माता पिता में कौन सा समास है, तो देखिए जहां पर योजक चिन्ह लगा होगा यानी कि जो माइनस का चिन्ह लगा होगा और विलोम शब्द होगा, एक दूसरे का विलोम शब्द होगा, वहां पर द्वंद्व समास लगा होता है। क्या होता है द्वंद्व समास लगा होता है। जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं माता पिता, इसके बीच में क्या लगा है योजक चिन्ह, जो इस तरह लगा है ना वह योजक चिन्ह है। यहाँ पर जो दिख रहा होगा आपको गोल टाइप में ये योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह जहाँ आपको दिखेगा वहां आपको लिख देना है द्वंद्व समास। तो माता पिता में कौन सा समास लगा है द्वंद्व समास। यहाँ फिर से मिस टाइपिंग हो गया है, तो आपको क्वेश्चन नंबर पर ध्यान नहीं देना है, आपको जल्दी जल्दी से प्रश्न को देख लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है त्रिभुज में कौन सा समास है, तो देखिए जिस समास में आपको संख्या दिखेगा जैसे 1 2 3 4 वहां पर आपको द्विगु समास लिखना है। जैसे त्रिभुज में त्रि जो है वह 3 को दिखा रहा है, संख्या को दिखा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा द्विगु समास। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है शाम स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा पुलिंग। शाम क्या है पुलिंग है, तो स्त्रीलिंग या पुलिंग शब्द से भी आपका एक क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 16 नंबर का प्रश्न है राम ने रोटी खाई, इसमें कौन सा कारक चिन्ह लगा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्ता कारक। देखो सबसे पहले आपको कारक चिन्ह याद करना पड़ेगा। कारक चिन्ह 8 होते हैं, ठीक है 8 प्रकार के कारक चिन्ह होते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को, क्रिया पादान से, संबंध काकी की, अधिकरण में पर और संबोधन अरे अजी अहो, इस प्रकार से। तो देखिए सबसे पहले कारक चिन्ह क्या है ने है, तो होता है कर्ता ने, तो यहाँ पर लगा है कर्ता कारक। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपका एग्जाम अच्छा से जाएगा, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। पहला क्वेश्चन आप लोग देखो, संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वनाम। संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, तो सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, बुढ़ापा किस संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुढ़ापा किस संज्ञा का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा किस संज्ञा का उदाहरण है, तो भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में पावक का पर्यायवाची शब्द है। तो पर्यायवाची शब्द से आपका 1-2 प्रश्न रहेगा। इसको आप लोग यहाँ पर देखो, अंबर किसको कहते हैं। अंबर का मतलब होता है आकाश होता है, गगन होता है, पवन या आसमान होता है। हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं आकाश। इसका मतलब क्या होता है, आकाश होता है। समीर का मतलब क्या होता है, पवन होता है, हवा होता है, वायु होता है। अग्नि का मतलब क्या होता है, आग हो गया, और इसको हम लोग पावक भी कहते हैं, दहन सुषमा भी कहते हैं। क्षितिज का मतलब क्या हो गया, यह भी आकाश का ही पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर पावक का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, अग्नि। अग्नि, अनल, दहन, पावक, सुषमा, यही सब इसका पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखो, प्रश्न क्या है, सर्वनाम से बनने वाले विशेषण को क्या कहते हैं। तो सर्वनामिक विशेषण, सर्वनाम से बनने वाले विशेषण को क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं। तो उपसर्ग के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। तीनों का नाम बता देते हैं, इसको भी ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा। पहला संस्कृत उपसर्ग, दूसरा हिंदी उपसर्ग, और तीसरा क्या है, उर्दू उपसर्ग या फिर विदेशी उपसर्ग। तो उपसर्ग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अगला है, नमस्ते शब्द का संधि विच्छेद करें। नमस्ते शब्द का संधि विच्छेद करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नमः जोड़ते। इसमें ऑप्शन में देख लीजिए, नमः जोड़ते कहाँ है, नमः जोड़ते बराबर नमस्ते। तो यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में, नमः जोड़ते। अगला है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 का संधि विच्छेद करें। यहाँ पर जो भी दिया हुआ है इसमें क्या करना है आपको, किसी 5 का संधि विच्छेद करना है। तो स्क्रीन में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इनको देखिए कि किस टाइप से संधि विच्छेद किया गया है। पहला फिर भी हम लोग बता देते हैं, संधि विच्छेद हम लोग एक कर लेते हैं। अहमकार का क्या हो जाएगा, अहम जोड़ कार, ठीक है, अहम जोड़ कार। जलज का क्या हो जाएगा, जल जोड़ जलज। विद्यालय का विद्या जोड़ आलय। प्रश्नोत्तर, प्रश्न जोड़ उत्तर। रवि जोड़ इंद्र रविंद्र। पुरुष जोड़ उत्तम पुरुषोत्तम। लंबोदर का क्या हो जाएगा, तो लंबा जोड़ उदर लंबोदर। अत्याजोड़ अति जोड़ चार अत्याचार। सदैव का क्या हो जाएगा, सदा जोड़ सदैव। जगन्नाथ का क्या हो जाएगा, जगत जोड़ नाथ जगन्नाथ। तो इनको संधि विच्छेद कर लीजिएगा, बाकी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। नेक्स्ट देखो आप लोग यहाँ पर भी मैं स्क्रीन में दे रहा हूँ। इनको देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है, उपसर्ग में से क्या करना है कि इन्हीं 5 की 2-2 शब्द बनाना है। इसमें से जो भी है, इसमें से 5 ही ठो लेना है और 2-2 शब्द आपको बनाना है। तो उपसर्ग क्या होता है, किसी के आगे लगा होता है, यानी जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है इसको आगे लगाना है, प्रत्यय को पीछे लगाना होता है। तो स्क्रीन में आप लोग यहाँ पर देखो, नीर से आपको 2 शब्द बनाना है। तो नीर से क्या हो जाएगा, निरोग हो जाएगा, निराकार हो जाएगा। देखो आप लोग, ख नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 5 में प्रत्यय को पहचाने। अभी मैंने बताया था उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग जो होता है ना आगे लगा होता है, क्या होता है, आगे लगा होता है। और जो प्रत्यय होता है, प्रत्यय क्या होता है, पीछे लगा होता है। प से प्रत्यय यानी पीछे, तो पीछे लगाना है। जो भी यहाँ पर जो भी पीछे लगा हुआ है उनको छांटना है कि प्रत्यय कौन है। तो यहाँ भी आप लोग स्क्रीन में देखो, बुढ़ापा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर पा हो जाएगा, यानी पा प्रत्यय है। ईमानदारी, यहाँ पर दारी हो जाएगा। दयालु आलू। पूजक क हो जाएगा यहाँ पर। भारतीय ये। भूखा आ हो जाएगा। अच्छाई आई हो जाएगा। मानवता, मानवता में क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। लड़कपन, तो यहाँ पर पन हो जाएगा। और देवरानी, देवरानी में आनी। तो जो भी मैंने लास्ट में बताया, ठीक है, ये सभी क्या है, प्रत्यय है। इनको देख लीजिए। नेक्स्ट देखो आप लोग, निम्नलिखित समासिक पदों में कौन से समास हैं। मतलब आपको जो भी यहाँ पर समास वाले शब्द हैं, इसमें कौन से समास है उसको बताना है। तो यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में देखो, यहाँ पर है दिन रात, तो जिसमें हलंत का प्रयोग रहता है उसको क्या कहते हैं, दिन रात कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। दोपहर, जिसमें गिनती वाला होता है, ठीक है, जैसे 1 2 3 4, तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा द्विगु समास। कौन सा समास, द्विगु समास। 2 चीज़ तो आप लोग रख सकते हो, दिन रात वाला में द्वंद्व समास और इसमें द्विगु समास, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर सारा समास का नाम दिया हुआ है, इनको देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 का हिंदी में अंग्रेजी अनुवाद करना है। मतलब यहाँ पर हिंदी वाला शब्द दिया हुआ है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको देखना है, ठीक है। तो पहला विश्वसनीय, यानी इसको क्या कहते हैं, रिलेबल। कार्यालय, ऑफिस। टिप्पणी, कमेंट, टिप्पणी को क्या कहेंगे, कमेंट कहेंगे। नेक्स्ट है प्रयोजन मूलक, तो प्रयोजन मूलक को क्या कहते हैं, तो पर्पजफुल या फिर फंक्शनल। सूचना को आप लोग जानते होंगे, इन्फॉर्मेशन कहते हैं। संचार को कम्युनिकेशन। रसीद को रिसिप्ट कहते हैं। भुगतान को पेमेंट। आदेश को क्या कहते हैं, ऑर्डर देते हैं तो आदेश होता है। और प्रबंधक मतलब मैनेजर, ठीक है।
तो इसको अंग्रेजी में लिखना है, इनको आप लोग थोड़ा सा रख लीजिएगा, स्क्रीन में सारा दे रहे हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 का अंग्रेजी से अब हिंदी अनुवाद करना है। यहाँ पर अंग्रेजी में दिया हुआ है, 5 ही का करना क्या है, जो भी अंग्रेजी लिखा हुआ है उसको हिंदी में लिखना है। वाइस चांसलर, वाइस चांसलर, वाइस चांसलर, वाइस चांसलर को क्या कहते हैं हिंदी में, तो इसका आंसर हो जाएगा कुलपति। नेक्स्ट है डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मतलब क्या होता है, उपायुक्त होता है। अगला है क्रेडिट, क्रेडिट मतलब किसी को श्रेय देते हैं। पेमेंट मतलब भुगतान। अगला है ऑर्डर मतलब आदेश। लॉ मतलब कानून होता है या फिर विधि हो गया। मैनेजर मतलब वही प्रबंधक। तो देख सकते हैं कितना आसान आसान दिया, वही हिंदी यही इंग्लिश। नोटिफिकेशन मतलब क्या होता है, अधिसूचना होता है। इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना और नोटिफिकेशन मतलब अधिसूचना। रिसिप्ट मतलब रसीद और बिल मतलब बिल होता है या फिर विधेय होता है। तो इसका आप लोग हिंदी में लिख सकते हो इस टाइप से, यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो। इनको देख लीजिएगा, 5 ही का देना है। आप लोग आगे देखो, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करें। तो यहाँ पर जो भी है इनको क्या करना, शुद्ध करना है। बहुत मेहनत से बनाए, थोड़ा बहुत टाइम लग गया इसमें, लगभग आधा घंटा से ज़्यादा सर्च में ही लग गया। देखो आप लोग आगे, रामायण में राम का कहानी है, तो इसको शुद्ध में लिखना, शुद्ध वाक्य में लिखना है। तो रामायण में राम का कहानी नहीं है, रामायण में राम की कहानी है। तो इनको देखते जाइए। अगला है मेरा तबीयत खराब है, यहाँ पर की हो जाएगा, मेरा तबीयत खराब है। तो मेरा तबीयत खराब नहीं है, मेरी तबीयत खराब है। यहाँ पर क्या गलती हो जाएगी, मेरी, ठीक है, मेरी को सुधार लेना है आपको। बच्चे खेल रहा है, तो यहाँ पर रहे हैं, क्या है, बच्चे खेल रहे हो जाएंगे। पूरे देश भर में खुशी का माहौल है, तो पूरे देश भर में खुशी का माहौल है, मतलब यहाँ पर की क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। तो इनको देख लीजिए। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, बहुत देर हो गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुत देर हो गई है, हो गई मतलब गई होगा यहाँ पर। तो इस तरह से आप लोग शुद्ध कर सकते हो। बाकी मैं स्क्रीन में सारा दे रहा हूँ। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण चुनें। विशेषण मतलब क्या, जो विशेषता बताता है। तो यहाँ पर जो भी जिसका विशेषता बता रहा है उसको चुनना है। पहला क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, असपाल एक प्रतिभाशाली लेखक थे, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रतिभाशाली। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर प्रतिभाशाली लिख सकते हैं, प्रतिभाशाली इस तरह करके दे सकते हैं। नेक्स्ट है परिधि अच्छी लड़की है, तो यहाँ पर अच्छी विशेषण हो जाएगा, विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट है नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ पर पहले हो जाएंगे। नेक्स्ट है कुछ देर में शाम हो जाएगी, तो यहाँ पर देर में, ठीक है, मतलब देर हो जाएगा, विशेषण यानी विशेषता बता रहा है। पानी ठंडा है, तो ठंडा क्या है, विशेषता बता रहा है। तो इनको देख लीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो किस पर बनना चाहिए आपको कमेंट में जरूर बताना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जिनका भी ऐसी हिंदी है जल्दी से आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, यहीं से आएगा, 100% बता रहे, यहीं से भिड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक आपको देना है संधि, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे पक्का आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा। संधि किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, स्वर संधि क्या है, पक्का इससे प्रश्न बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं, संधि क्या है। संधि को ज्वाइनिंग कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ज्वाइनिंग। परिभाषा आप लोग यहाँ पर देखिए, दो वर्णों के परस्पर मेल से बने नए शब्द को संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं तो उससे एक नया शब्द बनता है जिसे संधि कहा जाता है। उदाहरण के रूप में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, हिम जोड़ आलय बराबर हिमालय, दूसरा है विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, दो वर्ण मिलता है आपस में, दो वर्ण, वर्ण कहने का मतलब है क ख य या यही सब। तो यहाँ पर म में अ है और आ में अमेकर आ हो गया, तो ये सभी वर्ण है, ठीक है। तो ये इन्हीं के बनने से एक नया शब्द बनता है जिसको संधि कहा जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने डायग्राम भी ऐड किया है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। तो इसको देख लीजिए आप लोग, वर्णों के मेल से बने नए शब्द को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। आगे देखिए आप लोग यहाँ पर, आगे हमारा है संधि के भेद। संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। संधि मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। इन तीनों संधि को अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने बताया संधि के 3 प्रकार होते हैं, आपको भी पता होगा संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहला हमारा है स्वर संधि। स्वर संधि को कैसे आप लोग ध्यान रखिएगा, उदाहरण के रूप में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, विद्या जोड़ आलय बराबर विद्यालय। मतलब जो स्वर संधि होता है इसमें दोनों स्वर रहेगा लास्ट में, कहाँ पर, यहाँ पर जो रहेगा ना, ये दोनों स्वर रहेगा, यानी कि दोनों वोवेल रहेगा, ABCD वाला। जैसे एक डंडिल है तो ये आ हो गया और ये भी आ हो गया, ठीक है। तो जो स्वर संधि होता है दोनों में क्या होता है, स्वर होता है। दोनों में लास्ट में क्या होगा, दोनों में स्वर होगा, आ कुछ भी इस तरह हो सकता है, ठीक है। दूसरा हमारा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में जो पहला रहेगा, यहाँ पर जो रहेगा पहला अक्षर उपसर्ग के रूप में या पहला जो वर्ड रहेगा, यहाँ पर आपका व्यंजन रहेगा। व्यंजन कहने का मतलब है क ख, क्या रहेगा आपका, क ख रहने वाला है। क ख में जितना भी आता है यहाँ तक, और इधर आपका व्यंजन भी हो सकता है या फिर स्वर भी हो सकता है। तो व्यंजन संधि किसे कहा जाता है, व्यंजन का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से मेल को व्यंजन संधि कहते हैं।
ठीक है। नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका एक हम लोग स्पेशल वीडियो लाएंगे। आगे देखिए आप लोग विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में आप लोगों को 2 पॉइंट ध्यान में रखना है। इसको विसर्ग कहते हैं। ह होता है, आधा ह भी पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो यही वाला लास्ट में आपका यहाँ पर रहेगा, पहला नंबर में यहीं पर रहेगा। विसर्ग संधि में विसर्ग अनिवार्य होता है, तो विसर्ग संधि में क्या होगा, यहाँ पर पहला ह रहेगा, ठीक है। इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, नमः जोड़ते बराबर नमस्ते। यहाँ पर मैं आपको और भी 2 से 3 पॉइंट बता दे रहा हूँ, उसको भी आप लोग ध्यान रखिए। पहला हमारा संधि। संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। दूसरा है स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के भी 3 भेद होते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं और व्यंजन संधि 3 प्रकार के होते हैं। अगला वीडियो हम लोग फिर से लाएंगे जिसमें संधि को अच्छी तरह से कवर करेंगे। इस वीडियो में इतने ही। अगला पॉइंट आप लोगों को देना है उपसर्ग और प्रत्यय, परफिक्स एंड सफिक्स। तो उपसर्ग और प्रत्यय लगभग सभी कोई जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको शॉर्टकट माध्यम से एक बार फिर से समझते हैं। देखिए, उपसर्ग। उपसर्ग की परिभाषा आपको कैसे लिखना है? वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आरंभ में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, उसको उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय क्या होता है? वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ और रूप में परिवर्तन करता है, उसको प्रत्यय कहते हैं। फिर से हम लोग समझ लेते हैं। उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द के पहले लगा होता है, और प्रत्यय क्या होता है? किसी शब्द के बाद लगता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हो। जैसे यहाँ पर आप लोग देखिए, सु जोड़ कर्म बराबर सुकर्म। सु का मतलब होता है अच्छा, और कर्म का मतलब होता है कार्य। तो देखिए यहाँ पर जो कर्म था, इसमें क्या लग गया? सु लग गया, मतलब इसकी विशेषता में अर्थ में परिवर्तन कर दिया सु लग के। तो जो सु लगा ना, यही उपसर्ग है। आगे देखिए, इधर देखिए, आगे आप लोग इधर देखिए। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, गाय जोड़ क, गायक। मतलब पहले गाय था, पहले जानवर था, लेकिन इसमें क जुड़ गया तो ये गायक बन गया, गाने वाला बन गया। क्या बन गया? गायक। तो इसके शब्द में, अर्थ में, सारा चीज में परिवर्तन हो गया। लोग समझ गए होंगे, उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगा होता है, और जो प्रत्यय होता है किसी शब्द के बाद में लगा होता है। तो इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, इससे भी संबंधित एग्जाम में प्रश्न आता है। इसको आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। स्रोत के आधार पर उपसर्ग के 3 प्रकार होते हैं। स्रोत के आधार पर उपसर्ग कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारे यहाँ पर दिया हुआ है संस्कृत के उपसर्ग। जो उपसर्ग संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी भाषा में आया है, उसे संस्कृत का उपसर्ग कहा जाता है। यहाँ आप लोग एक बार फिर से देखो, जो उपसर्ग संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी भाषा में आया है, उसको क्या कहा जाता है? संस्कृत का उपसर्ग कहा जाता है। टोटल 22 ऐसे संस्कृत शब्द हैं, संस्कृत उपसर्ग है, जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है। मतलब संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22 है। आप लोग यहाँ पर स्क्रीन में भी देख सकते हो, इसको ध्यान रखिएगा कौन कौन से होते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन से होते हैं, इसको आप लोग एक बार यहाँ फिर से देख लीजिए। ति, अधि, अनु, अप, अभि, ये सभी क्या है? संस्कृत के उपसर्ग है। इस प्रकार से टोटल 22 है। उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22 है। तो आप लोग संस्कृत के उपसर्गों को समझ गए होंगे। यहाँ पर 2 ठो उदाहरण है, देख लीजिए। यहाँ पर अति जोड़ अधिक, अत्यधिक, अनुजोड़ शासन, अनुशासन। तो इन उपसर्गों से जितने भी शब्द बनते हैं, सभी संस्कृत के उपसर्ग से बनते हैं, ठीक है। आगे देखिए, दूसरा है आपका हिंदी के उपसर्ग। इसको आप लोग समझ लीजिए। जो उपसर्ग हिंदी भाषा से ही उत्पत्ति हुआ है, उसे हिंदी का उपसर्ग कहा जाता है। हिंदी में उपसर्गों की संख्या 10 है। मतलब 10 ऐसे उपसर्ग है जिसकी उत्पत्ति हिंदी व्याकरण से ही हुआ है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, अ, अन, अद, उन, भर, ये सभी क्या है? हिंदी के उपसर्ग है। इस प्रकार से इनकी संख्या टोटल 10 है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अनजोड़ पढ़, अनपढ़, भर जोड़ पेट, भरपेट। इस तरह से जितने भी शब्द बनेंगे, सभी हिंदी के उपसर्ग से बनेंगे। तीसरा है आपका उर्दू और विदेशी उपसर्ग। मतलब कुछ ऐसे भी उपसर्ग है जो उर्दू भाषा के हैं या फिर विदेशी भाषा के हैं, फिर भी इनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है। तो इनको क्या कहा जाता है? उर्दू या फिर विदेशी उपसर्ग कहा जाता है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, कम, खुश, गेर, ना, ब, ये सभी क्या है? उर्दू उपसर्ग हैं या फिर विदेशी उपसर्ग हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देख सकते हो, कमजोर, जोर, कमजोर, गेर जोर हाजिर, गैर हाजिर। तो इससे जितने भी शब्द बनेंगे, ये सभी क्या होंगे? उर्दू और विदेशी उपसर्ग कहलाएंगे। ये थे उपसर्ग के 3 प्रकार। एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर फिर से बता देता हूँ, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 है, हिंदी में उपसर्गों की संख्या 10 है, लेकिन जो उर्दू और विदेशी उपसर्ग है, इनकी संख्या पता नहीं, मतलब अनगिनत है। तो उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं, संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग और उर्दू उपसर्ग। इन तीनों को आप लोग ध्यान करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है प्रत्यय के भेद। अभी हम लोगों ने उपसर्ग के भेद को देखा, उपसर्ग के कितने प्रकार होते थे। अब हम लोग देखेंगे प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं। आपको पता होगा, प्रत्यय जो होता है किसी भी शब्द के अंत में लगता है। तो प्रत्यय जो होता है ना, यह मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा हो जाएगा कृत प्रत्यय और दूसरा हो जाएगा तद्धित प्रत्यय। तो इन दोनों प्रकारों को हम लोग एक बार बढ़िया से समझते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पर, पहला हमारा है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है?
ए प्रत्यय क्रिया के अंत में, क्रिया या धातु के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप लोग देख सकते हो, लिख जोड़ आवट, लिखावट। यहाँ पर जो लिख है, लिख क्या है, एक प्रकार से लिखना है, क्रिया है, और इसमें आवट लग गया, आवट प्रत्यय लग गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लिखावट, एक नया शब्द बन गया। तो जो भी प्रत्यय क्रिया के अंत में लगते हैं उसको कृत प्रत्यय कहते हैं। दूसरा उदाहरण आप लोग ले सकते हो, पढ़ाकू, पढ़ जोड़ आकू बराबर पढ़ाकू। ठीक है, तो जो प्रत्यय क्रिया के अंत में लगते हैं उसे क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। दूसरा आप लोग देखिए, दूसरा हमारा है तथित प्रत्यय। तथित प्रत्यय को एकदम सिंपल शब्दों में आप लोग ध्यान में रख सकते हो। वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगते हैं और नया शब्द बनाते हैं, तथित प्रत्यय कहलाता है। उदाहरण के रूप में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मानव जोड़ ता। मानव यहाँ पर एक प्रकार का संज्ञा है और इसमें ता लग गया, ता प्रत्यय लग गया, तो क्या बन गया, मानवता। दूसरा उदाहरण आप लोग विशेषण का ले सकते हो, जैसे सुंदर। सुंदर एक प्रकार का विशेषण है, किसी चीज का विशेषता बताता है। सुंदर जोड़ता बराबर सुंदरता, तो सुंदर में ता विशेषण लग गया तो सुंदरता बन गया, एक नया शब्द बन गया। तो आप लोग इसको भी समझ गए होंगे। प्रत्यय के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। पहला कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय क्रिया के अंत में लगते हैं। तथित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है समास। समास को इंग्लिश में कंपाउंड कहा जाता है। इससे संबंधित आपके एग्जाम में एकदम सीधे प्रश्न भिड़ेगा, सेम टू सेम प्रश्न रहेगा, इसी तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसको हम लोग एकदम शॉर्टकट तरीके से मेमोरी ट्रिक से समझने वाले हैं, तो इसको आप लोग एक बार जरूर से देखो। सबसे पहले हम लोग समास की परिभाषा देखते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या छोटा करना। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप या फिर छोटा करना। इसमें दो या दो से अधिक शब्द को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा या संक्षेप रूप। इसमें दो शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है। नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण, राजा का पुत्र। इसमें राजा और पुत्र दो शब्द मिला है और बन गया राजपुत्र, तो एक नया शब्द बना। नेक्स्ट देखिए, राजा का महल, तो क्या बन गया, राजमहल। तो इसको समझ गए होंगे। आगे देखिए, समास के 6 भेद होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। जिससे पहला हो जाएगा अव्ययभाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। तो समास के 6 भेद होते हैं। इन 6 भेदों को आप लोग शॉर्टकट तरीके से हमेशा के लिए ध्यान में रख सकते हो। जैसे यहाँ पर याद करने का ट्रिक देखिए, अब तक दादा, क्या ध्यान में आपको रखना है, अब तक दादा। अ से अव्ययभाव समास, ब से बहुव्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास, क से कर्मधारय समास, दा से द्विगु समास और एक और दा से द्वंद्व समास हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं जो भी यहाँ पर समास के प्रकार है, इन सभी प्रकारों को उदाहरण के माध्यम से शॉर्टकट तरीके से देखते हैं कि अव्ययभाव समास किसे कहा जाता है, बहुव्रीहि समास क्या होता है, इसमें क्या पहचान होता है। ठीक है, इससे प्रश्न बनता है, तो इन सभी को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को देना है समास पहचानने का ट्रिक। आप लोगों को पता होगा समास के 6 प्रकार होते हैं, तो 6 प्रकारों को कैसे हम लोग ध्यान में रख सकते हैं उसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। देखिए आप लोग, पहला है अव्ययभाव समास। तो अव्ययभाव समास में 2 से 3 पॉइंट को ध्यान में रखना है, बाकी आप लोग अपने आप पहचान लोगे। जैसे जो अव्ययभाव समास होता है, कोई एक ही शब्द 2 बार आता है, शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा होता है या फिर अव्यय जुड़ा होता है। जो अव्ययभाव समास होता है उसमें पहला शब्द उपसर्ग होता है या फिर अव्यय होता है। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जो अव्ययभाव समास होता है इसमें अ, आ, अन, अथा, प्रति, प्र, भर, निर, हो, ये सभी आगे लगा होता है उपसर्ग के रूप में। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जो भी यहाँ पर अथा है, आ है, प्रति है, भर है, नीर है, ये सभी क्या है, अव्ययभाव समास है। इसके अलावे यहाँ पर मैंने बोला है कि एक ही शब्द कोई 2 बार आता है। जैसे आप लोग धीरे धीरे, ध्यान में क्या रख सकते हैं, धीरे धीरे, धीरे धीरे एक अव्ययभाव समास है। क्या है, अव्ययभाव समास है। दिनों दिन, ये सभी क्या है, अव्ययभाव समास है। आगे देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में आपको ध्यान में क्या रखना है, इसमें जो विग्रह करेंगे ना तो कारक वाला चिन्ह आएगा। अभी कारक चिन्ह हम लोग देखें तो कारक चिन्ह में क्या था, कर्ता ने, कर्म को, आके, की के, यही सभी थे, तो कारक चिन्ह आता है। विग्रह करने पर कारक चिन्ह आएगा, को, के, का, के लिए, रा, रे, री, में, पर, ये सभी आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर विद्यालय लिखा हुआ है, तो क्या जोड़ेंगे हम लोग, यहाँ विद्या के लिए आलय, यहाँ पर के आया बीच में, विग्रह करना है तभी समझ में आएगा। रस भरा, रस से भरा, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, गंगा जल, गंगा का जल। तो जिसमें विग्रह करने पर बीच में कारक चिन्ह आए वह तत्पुरुष समास कहलाता है। इसको आप लोग समझ गए होंगे। अगला देखिए आप लोग, नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास को कैसे आप लोग पहचानिएगा, यहाँ पर आपको 2 से 3 बातों को ध्यान में रखना है। जैसे जो कर्मधारय समास होता है इसमें उत्तर पद मतलब दूसरा पद, उत्तर पद मतलब दूसरा पद, दूसरा पद की विशेषता बताया जाता है। उत्तर पद में कैसे का जवाब मिल जाता है। उत्तर पद में मतलब दूसरा पद में यदि हम लोग कैसे लगाएंगे तो इसका जवाब मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग उदाहरण के माध्यम से समझो। नील कमल, कमल कैसा है, नीला है। मृग नयन, नयन कैसा है, मृग के समान है। महाकवि, कवि कैसा है, महान है।
काली मिर्च, मिर्च कैसी है? काली है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे का जवाब पूछ रहे हैं और आंसर भी मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर तुलना होता है, जो दूसरा शब्द रहेगा पहले शब्द से तुलना करेगा। जैसे कमल, कमल रहेगा नीला के समान, नयन रहेगा मृग के समान, कवि रहेगा महान के समान, मिर्च रहेगा काली के समान। तो इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में आप लोगों को मुख्य रूप से 2 बातों को ध्यान में रखना है, 2 से 3 ही बातों को ध्यान में रखना है, बाकी अपने आप बन जाएगा। जैसे जो द्वंद्व समास होता है, इसमें 2 शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, और जब हम लोग द्वंद्व समास का विग्रह करते हैं तो इसमें बीच में और आता है। क्या आता है? और आता है। विग्रह करने पर और आता है। साथ ही साथ दोनों शब्द एक दूसरे का उल्टा होता है, मतलब एक दूसरे का विलोम होता है। उदाहरण के रूप में आप लोग इसको देखो, माता पिता, यहाँ बीच में क्या लगा हुआ है? योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो यह द्वंद्व समास हो जाएगा। यदि हम लोग इसका विग्रह करेंगे तो माता और पिता होगा, बीच में और आ गया, तो ये क्या हो गया? द्वंद्व समास। साथ ही साथ माता और पिता एक दूसरे के उल्टा है, तो इसको समझ गए होंगे। माता पिता, रात दिन, दाल रोटी, छोटा बड़ा, ये सभी द्वंद्व समास है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है द्विगु समास। तो द्विगु समास में भी मुख्य रूप से आपको 2 से 3 बातों को ध्यान में रखना है। जैसे आप लोग यहाँ पर देखो, द्विगु समास में क्या होता है? पहला पद संख्यावाचक होता है, और जो शब्द लिखा होता है वह पूरे समूह को बोध कराता है। तो उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे चौराहा, चौराहा कहने पर जो पहले नंबर में 4 आ रहा है, तो ये संख्यावाचक हो गया, तो ये द्विगु समास हो गया। पंचवटी, यहाँ पर 5 आ रहा है। त्रिकोण, यहाँ पर 3 आ रहा है। नवग्रह, यहाँ 9 आ रहा है। और चारपाई, यहाँ पर भी 4 आ रहा है। ये सभी क्या है? संख्यावाचक है। पहला शब्द संख्यावाचक है, तो ये क्या हो गया? द्विगु समास हो गया। और एक बात ध्यान में आपको रखना है, ये जो रहता है पूरे समूह का बोध कराता है। जैसे चौराहा, चौराहा मतलब 4 राहों का समारोह। पंचवटी, 5 वटों का समूह। त्रिकोण, 3 कोनों का समूह। ये सभी क्या करते हैं? समूह का बोध कराते हैं। तो इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। एक बात आपको यहाँ पर और ध्यान में रखना है, द्वंद्व समास और द्विगु समास में ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कभी कभी 2-3 शब्द दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि कौन द्वंद्व समास है, कौन द्विगु समास है, और यहाँ पर जो स्टूडेंट होता है मात खा जाता है। तो कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं कि कौन द्वंद्व समास है, कौन द्विगु समास है। इसको भूलने का बीमारी आज हम लोग खत्म कर देते हैं। द्वंद्व समास में बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, और द्विगु समास में पहला शब्द दो लगा होता है। दो को खोटा भाषा में हम लोग दू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दू बोलते हैं। 2 टका देवे, 2 टका देवे हो, तो दू बोल दिए। और यहाँ पर भी देखिए जो गु लगा हुआ है, गु में भी उ की मात्रा है, और उ यहाँ भी उ, तो ये हो गया दू। और दू किस में रहता है? संख्यावाचक, यानी कि संख्यावाचक हो जाएगा आपका द्विगु समास। जबकि उ की मात्रा देखिएगा तो यहाँ पर उ की मात्रा नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। यहाँ भी उ है, यहाँ भी उ है। उ दू, और दू होता है संख्यावाचक। संख्यावाचक किस में आता है? द्विगु समास में। इसको आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका है बहुवीरी समास। बहुवीरी समास को आप लोग ध्यान में रख सकते हो। जैसे इसमें देवी देवताओं के नाम आते हैं, और जो 2 पद होता है, हमेशा समास में 2 ही पद रहता है। ठीक है, तो दोनों पद किसी तीसरे पद की ओर यहाँ पर संकेत करेगा। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा और उदर किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहा है, गणेश जी की ओर संकेत कर रहा है। अगला है दशानन, 10 है आनंद जिसका, 10 और आनंद किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहा है, रावण की ओर। इसी प्रकार से पीताम्बर हो जाएगा और शूलपाणी हो जाएगा। ये सभी देवी देवताओं के नाम है, और दोनों पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग समास को ध्यान में रख सकते हो। इस ट्रिक को आप लोग ध्यान में याद कर सकते हो। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। आशा है आप लोग समास के प्रकार, इसके कौन से ट्रिक हैं, कैसे ध्यान में रखते हैं, इन सभी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपको देना है कारक। कारक को इंग्लिश में कैच कहते हैं। तो जो कारक है, इसकी क्या परिभाषा है, या कितने प्रकार के होते हैं, इसमें कौन चिन्हों को ध्यान में रखा जाता है, ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु है, और इससे आपके एग्जाम में प्रश्न एकदम बनेगा। तो चलते हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आपको कारक की परिभाषा देना है। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया का जो संबंध होता है उसे ही कारक कहते हैं। फिर से आप लोग देखो, वाक्य में जो एक वाक्य होता है उसमें संज्ञा हो या सर्वनाम हो या फिर क्रिया हो, इसके बीच में जो संबंध होगा इसी के क्या कहा जाएगा? कारक कहा जाएगा। जैसे आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, इधर आपका संज्ञा हो सकता है, इधर आपका क्रिया हो सकता है, यहाँ आपका सर्वनाम भी हो सकता है। तो इसके बीच में जो संबंध होता है इसे ही क्या कहा जाता है? कारक कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर है कारक के भेद और विभक्ति चिन्ह। तो आपके एग्जाम में कारक के प्रकार पूछे, भेद पूछे या फिर विभक्ति चिन्ह पूछे, ये सभी तीनों 8 प्रकार के होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कारक के कितने विभक्ति चिन्ह हैं? 8 विभक्ति चिन्ह है। चलते हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आपका दिया हुआ है कारक और यहाँ दिया हुआ है विभक्ति चिन्ह। ये सभी आपको याद होने चाहिए, इसी से प्रश्न आपके एग्जाम में बनता है। तो देखते हैं हम लोग। पहला यहाँ पर दिया हुआ है कर्ता, तो इसका विभक्ति चिन्ह होता है ने। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए। नेक्स्ट है अपादान से, इसका मतलब होता है अलग होना। संबंध का के की, अधिकरण में पर,
संबोधन, है, अरे, अहो, अजी इस टाइप के रहेंगे। तो ये सभी आपको याद होने चाहिए। अब हम लोग वाक्य के माध्यम से कारक के भेद को और इसके विभक्ति चिन्ह को समझते हैं। आगे है कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक, इसकी क्या विभक्तियां हैं, लक्षण क्या है, उदाहरण क्या है, इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। इसी से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा। तो देखते हैं हम लोग, यहाँ पर दिया हुआ है कर्ता, तो इसका विभक्ति चिन्ह क्या हो जाएगा, ने, कर्ता ने। और इसका उदाहरण हो जाएगा सोहन ने खाना खाया। तो एक उदाहरण आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर जो ने आया है, ने का प्रयोग हुआ है, वह कर्ता के लिए हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर है कर्म, तो कर्म को होता है, जैसे राम ने रावण को मारा, तो जो यहाँ को है, रावण को है एक प्रकार से कर्म। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आगे यहाँ पर दिया हुआ है करण, तो करण क्या होता है, से द्वारा होता है, करण से द्वारा इसका विभक्ति चिन्ह होता है। इसका मतलब होता है माध्यम, मतलब साधन, माध्यम। वह गाड़ी से आया, किसके द्वारा आया, तो वह गाड़ी से आया, किससे आया, गाड़ी से आया। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है संप्रदान, तो संप्रदान का मतलब होता है को के लिए, और संप्रदान का मतलब होता है दान देना, किसी को दान देना है, ठीक है, या फिर किसी को प्रदान करना। जैसे माँ बच्चे के लिए दूध लाई, तो यहाँ पर जो माँ है बच्चे को दूध दे रही है। नेक्स्ट आप लोग देखिए, अगला यहाँ पर है अपादान, अपादान का विभक्ति चिन्ह हो जाएगा से, अपादान से, और इसका मतलब होता है अलग होना। क्या होता है, अलग होना। जैसे वह पेड़ से गिरा, तो मतलब पेड़ से वह अलग हो गया, फल पेड़ से गिरा, फल अलग हो गया, तो ये सभी अपादान में आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ संबंध, नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है संबंध, तो इसको देखिए, संबंध का चिन्ह हो जाएगा का, के, की या रा, रे, री, इस तरह से रहेगा, और ये संबंध को दिखाता है, यह रिश्ता को दिखाता है। जैसे यह सुरेश की किताब है, तो क्या रिश्ता है, सुरेश की है। नेक्स्ट दिया हुआ है अधिकरण, तो अधिकरण का चिन्ह होता है में पर। उदाहरण के तौर पर आप लोग देख सकते हो, जेब में पैसे हैं, कहाँ पर है, जेब में पैसे है, मतलब कहीं पर आप लोग रखोगे तो क्या होगा, अधिकरण होगा। नेक्स्ट है संबोधन, संबोधन को आप लोग आसानी से ध्यान में रख सकते हो, यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा होता है, जो आपको इस तरह से दिख रहा है, ठीक है, यही क्या है, विस्मयादिबोधक है। इसमें चौंक जाते हैं, कोई भी जो शब्द रहेगा चौंक जाएंगे, अवाक रह जाएंगे। जैसे देख सकते हैं, अरे तुम इधर आओ, अरे तुम इधर आओ, हे भगवान, तब इसमें हम लोग को चौंक मिलता है, ठीक है, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो इसको समझ गए होंगे, संबोधन का चिन्ह हो गया अरे, अहे, अजी, अहो, यही सभी रहते हैं, और इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा होता है, ठीक है, तो इसको आप लोग पहचान जाइएगा। तो ये थे कारक, कारक का विभक्ति चिन्ह और उदाहरण, इसको आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। दोस्तों एक बार फिर से आपका नीट स्टडी में स्वागत है। यह वीडियो एसकेएमयू सेमेस्टर 1 सेशन 2025 से 29 वालों के लिए है। ध्यान से सुनना है। जो भी स्टूडेंट एसी हिंदी ग्रुप ए में एग्जाम दिए हैं, जो भी स्टूडेंट ग्रुप बी में एग्जाम दिए हैं, साथ ही साथ जो सी में देने वाले हैं, मतलब जिनका 23 मार्च को एग्जाम है, ये वीडियो तीनों के लिए हेल्पफुल होगा। इसमें हम लोग ग्रुप ए का भी आंसर देखेंगे, ग्रुप बी का भी आंसर देखेंगे, और जो स्टूडेंट ग्रुप सी में एग्जाम देंगे, आप लोग इन दोनों पेपरों को देख लीजिए। तो चलते हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ग्रुप बी का देख लेते हैं आंसर की, उसके बाद में लास्ट में आपको यहाँ पर ग्रुप ए का भी आंसर की इसी में ऐड कर दूंगा। तो चलते हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें 50 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन था, और आप लोगों को 20 मार्क्स लाना है। समय इसमें 2 घंटे का दिया गया था। चलते आगे देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया था, दो वर्णों की मेल से होने वाली विकार को क्या कहते हैं। दो वर्णों की मेल से होने वाली विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ग हो जाएगा। ध्यान से देख लेना है, अच्छी तरह से मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट देखिए आप लोग यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया था, गजानन में कौन सा समास है। गजानन में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास है, जहाँ पर भगवान की ओर ध्यान जाता है। देखिए गजानन कहने पर क्या होता है, गणेश जी की ओर ध्यान जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। जहाँ पर भगवान की ओर इशारा जाता है, क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, हिंदी वर्णमाला में मूलतः उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 45, लेकिन यहाँ पर 45 कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा 44। हिंदी वर्णमाला में मूलतः उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण है, 45, और लिखावट के आधार पर 52 है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 44। आगे देख लेते हैं, अच्छी तरह से बताएंगे ताकि कोई भी डाउट ना रहे। आगे आपके यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य कौन सा है, आपको यहाँ पर एक बार पढ़ लेना अच्छी तरह से। जिससे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वह बहुत जल्दी लौट आया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वह बहुत जल्दी लौट आया। बता भी देते हैं आगे के लिए। देखिए यहाँ पर फिर से, जैसे ए नंबर में आपको यहाँ पर दिया गया है, क नंबर में दिया गया है, वह बहुत जल्दी वापस लौट आया। वापस और लौटना दोनों का मतलब एक ही होता है, तो दो शब्द एक बार ही मतलब प्रयोग नहीं हो सकता है। यहाँ भी वापस और लौटा का प्रयोग हुआ है, यहाँ भी वापस और लौटना का प्रयोग हुआ है, तो ये तीनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ख नंबर। आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, आँख का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आँख का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, ध्यान से देख लेना आप लोगों को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, बहुत प्यारा होना। आँख का तारा होना इसका मतलब क्या होता है, बहुत प्यारा होना। आगे देख लेते हैं।
6 नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है, घर की मुर्गी दाल बराबर, लोकोक्ति का सही अर्थ बताए। घर का मुर्गी दाल बराबर, इसमें बताना इसका अर्थ क्या है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क नंबर हो जाएगा। घर की वस्तुओं को महत्व कम देना, मतलब क्या होता है, कभी कभी हम लोग जिसको जानते हैं पहचानते हैं उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, मतलब उसको हम लोग घर की मुर्गी दाल बराबर समझने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, घर की वस्तुओं को बहुत ही कम महत्व देना। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया, संबोधन कारक का चिन्ह कौन सा है। संबोधन कारक का कौन सा चिन्ह होता है, तो विस्मयबोधक चिन्ह होता है। इस तरह का जो जिसमें चिन्ह रहता है यही क्या कहलाता है, संबोधन कारक कहलाता है। जैसे अहो, अरे, है राम, अजी, इस तरह से आप लोगों का यहाँ पर चिन्ह रहेगा। तो संबोधन कारक का कौन सा चिन्ह हो जाएगा, ग नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग। 8 नंबर का आपको यहाँ पर दिया गया है, संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है। संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है, यहाँ पर देख लेना है। इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा समजोड़ तोष, मैंने संधि विच्छेद पहले करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, ख नंबर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ख नंबर। फिर से यहाँ पर देख लेते हैं, समजोड़ तोष क्या हो जाएगा, संतोष। ठीक, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया, लड़ाई शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। लड़ाई शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो जो लास्ट में लगता हुआ प्रत्यय और पहले लगता उपसर्ग। तो यहाँ पर लड़ाई मतलब लास्ट वाला खोजना है, तो लड़ाई में आई क्या आ जाएगा, यहाँ पर आई आ जाएगा, क नंबर इसका आंसर होगा। लड़ाई में कौन सा प्रत्यय है, आई। आगे देख लेते हैं। 10 नंबर का आपका यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पल्लवन का गुण नहीं है। पल्लवन का कौन सा गुण नहीं है आपको यहाँ पर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर, क्या हो जाएगा, ग नंबर, पूर्णावृत्ति। पल्लवन का मतलब होता है विस्तारित रूप, स्पष्ट होना चाहिए, साथ ही साथ इसमें प्रासंगिकता होना चाहिए, मतलब इसका महत्व होना चाहिए, लेकिन पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, मतलब बार बार कोई शब्द को लगातार रिपीटेड इसमें नहीं करना है। पल्लवन का गुण नहीं है, कौन नहीं है, तो ग नंबर। आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया, संक्षेपण के अंत में क्या देना आवश्यक है। संक्षेपण के अंत में क्या देना आवश्यक है, तो लेखक का नाम, क नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आगे दिया गया, हमेशा रहने वाले के लिए, हमेशा रहने वाला के लिए एक शब्द बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शाश्वत, क नंबर इसका आंसर हो जाएगा, क नंबर, शाश्वत। हमेशा रहने वाले के लिए एक शब्द क्या है, शाश्वत। आगे देखते हैं। आगे दिया गया आपका यहाँ पर, अहम जोड़ कार में कौन सा मतलब शब्द बनता है। अहम जोड़ कार से कौन सा शब्द बनता है, तो अहमकार, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, अहमकार। ठीक है, देखिएगा आपको यहाँ पर अहमकार और यहाँ पर एक बिंदु दिया गया है अनहमकार, मतलब अलगे टाइप का है। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए हलंत पर थोड़ा सा जो बिंदु यहाँ पर दिया गया है, जो यहाँ पर चंद्र बिंदु है, ठीक है, उसी पर अंतर है केवल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। ध्यान से देखना आपको। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, पीताम्बर में कौन सा समास है। ध्यान से आपको यहाँ पर देखना है, जहाँ पर भगवान की ओर इशारा जाता है वहाँ पर बहुवीरी समास होता है। पीताम्बर कहने का मतलब होता है भगवान विष्णु। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ पर भगवान की ओर इशारा जाता है वहाँ पर कौन सा समास होता है, बहुवीरी समास होता है। लेकिन ऑप्शन में कहीं पर बहुवीरी समास नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग नंबर हो जाएगा, कर्मधारी समास। फिर से देख लीजिए, पीताम्बर का जब आप लोग विग्रह करिएगा या फिर इसका संधि विच्छेद करिएगा तो दो शब्द निकल कर आएगा, पहला पीत और दूसरा अंबर। पीत का मतलब होता है पीला और अंबर का मतलब होता है वस्त्र। तो यहाँ पर जो वस्त्र है, वस्त्र की तुलना पीला से किया जा रहा है, या फिर जो पीला है इसकी तुलना अंबर से किया जा रहा है। तो यहाँ पर तुलना हो रहा है, और जहाँ पर तुलना होता है वहाँ पर कौन सा समास होता है, कर्मधारी समास होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ग नंबर। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ख नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, अशुद्ध वाक्य मेरे से मत पूछो का शुद्ध रूप क्या होगा। फिर से देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर पूछा जा रहा है मेरे से मत पूछो, इसका शुद्ध रूप आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ मेरे से मत पूछो या गलत लिखा हुआ है, इसको करेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पढ़ लेना आप लोगों को चारों ऑप्शन, उसके बाद अपने आप पता चल जाएगा। जैसे पहला पढ़िएगा तो पहला में इसका क्या हो जाएगा, मेरे से मत पूछो, मतलब सेम टू सेम लिखा हुआ है। सेकंड में लिखा हुआ है मेरा मत पूछो, मेरा मत पूछो। अगला दिया गया है मुझसे मत पूछो। नेक्स्ट दिया गया है मुझको मत पूछो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, मुझसे मत पूछो। मतलब अपने पढ़ लेना है, अपने गलती पता चल जाएगा। आगे देख लेते हैं। 17 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है। अंगूठा मतलब वही ठेंगा दिखाना, ठेंगा का यहाँ पर क्या हो जाएगा, मना करना। ठेंगा दिखाना मतलब अंगूठा दिखाना का मतलब क्या होता है, मना करना। आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है 18 नंबर। 18 नंबर का यहाँ पर क्या है क्वेश्चन देख लीजिए, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिखावटी परहेज, मतलब काम भी कर रहा है और नाम भी नहीं ले रहा है,
यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दिखावटी परहेज। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, भूखे को खाना दो, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ध्यान से आपको यहाँ पर देख लेना है, भूखे को खाना दो इस वाक्य में कौन सा कारक है। कारक जो होता है, कारक जो विभक्ति होता है या फिर कारक का जो प्रकार होता है, 8 प्रकार का होता है, तो उन 8 चिन्हों को आप लोगों को याद करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर को दिख रहा होगा, जो को दिख रहा है इसी को बताना है कि कौन सा कारक में आता है। तो देखिए, कर्ता नहीं होता है, कर्म को होता है, यहाँ पर को आता है, और संप्रदान को के लिए होता है, क्या होता है, को के लिए। और जो संप्रदान होता है इसका मतलब होता है किसी को देना, क्या होता है, किसी को देना। अच्छी तरह से बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या होता है, करण से होता है, करण से। और संबंध, संबंध होता है काकी के, काकी के, काकी के। तो ध्यान से आप लोगों को अच्छी तरह से देख लेना है। भूखे को खाना दो, यहाँ पर देने का काम हो रहा है, किसी को प्रदान करने का काम किया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ख नंबर हो जाएगा, संप्रदान कारक। भूखे को खाना दो, इसमें कौन सा कारक चिन्ह है, संप्रदान कारक। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, आत्मीन पद में कौन सी विभक्ति है। आत्मीन पद में कौन सी विभक्ति है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सप्तमी। आत्मीन पद में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी है, ग नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग। नेक्स्ट दिया गया है, अवलंब शब्द में निहित उपसर्ग है। अवलंब शब्द में निहित उपसर्ग है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ख नंबर हो जाएगा। उपसर्ग कहने का मतलब है पहले जो आता है, तो पहले यहाँ पर अव लिखा हुआ है, अव जोड़ लंब, मतलब उपसर्ग यहाँ पर अव हो जाएगा। आगे दिया गया है, वास्तविक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। वास्तविक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, प्रत्यय मतलब पीछे, वास्तविक, वास्तव जोड़ इक, वास्तविक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ख नंबर, इक हो जाएगा इसका आंसर। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, पल्लवन के लिए अंग्रेजी में किस शब्द का प्रयोग किया गया है। मतलब जो पल्लवन होता है इसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, इसके लिए कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। यह क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है सेट 1 से। आगे दिया गया आपका यहाँ पर, संक्षेपण के गुण क्या है। संक्षेपण के गुण क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्णता, संक्षिप्तता, भाषा की सरलता। फिर से देख लीजिए, संक्षेपण मतलब क्या होता है, छोटा रूप में लिखना, और यहाँ पर एकदम पूर्णता होगा, संक्षिप्तता होगा, साथ ही साथ एकदम सरल भाषा लिखा हुआ रहेगा। आगे हमारा दिया गया है, जिसे टाला ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखें। जिसे टाला ना जा सके वाक्यांश के लिए क्या करना है, एक शब्द लिखना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ग नंबर, अनिवार्य। जिसको नहीं टाल सकते हैं, अनिवार्य है, मतलब उसको काम करना है तो करना है। आगे दिया गया है, पवन का सही संधि विच्छेद करें। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पो जोड़ अन। इसको मैंने बताया है, जो भी मेरा वीडियो देखे होंगे, एकदम बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर मैच किया है। पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पो जोड़ अन। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संक्षिप्त। समास का मतलब होता है संक्षिप्त, क्या होता है, संक्षिप्त। नेक्स्ट दिया गया है, मूर्धा उच्चारण स्थान वाला वर्ग कौन सा है। मूर्धा उच्चारण वाला स्थान वर्ग कौन सा है, तो यहाँ पर पढ़ लेना है आप लोगों को। जैसे क ख पढ़िएगा, क ख ग घ, तो मतलब कहाँ से आता है इसको आपको देख लेना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग नंबर हो जाएगा, ट वर्ग। मूर्धा उच्चारण स्थान वाला वर्ग कौन सा है, ट वर्ग है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसको देख लेना है, चारों को पढ़ लेना, अपने पता चल जाएगा कि कौन शुद्ध है और कौन मतलब गलत है। यहाँ पर बताया जा रहा है, मीरा एक बुद्धिमान लड़की है। आगे दिया गया है, मीरा एक बुद्धिमती लड़की है। नेक्स्ट दिया गया है, मीरा एक बुद्धिमान लड़का है। तो मीरा जो रहता है ये लड़की है, तो लड़का कैसे हो जाएगा, मीरा एक बुद्धिमती लड़का है, ये भी गलत है, और फर्स्ट नंबर भी गलत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीरा एक बुद्धिमती लड़की है। ठीक, करेक्ट आंसर ख नंबर। आगे देख लीजिए। 30 नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है, हाथ मलना मुहावरे का क्या अर्थ है। हाथ मलना मतलब पछतावा होना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग नंबर, पछतावा होना। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके यहाँ पर दिया गया है, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, इसका अर्थ बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्म के अनुसार फल मिलना। जैसी करनी वैसी भरनी क्या हो जाएगा, कर्म के अनुसार फल मिलना। नेक्स्ट दिया गया है, मोहन मैदान में खेल रहा है, वाक्य में कौन सा कारक है। मोहन मैदान में खेल रहा है, इसमें कौन सा कारक आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर मैं चिन्ह लगा हुआ है, और मैं किस में आता है, अधिकरण में पर, अधिकरण में पर। आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपके यहाँ पर दिया गया है, हे राधे, यह किस विभक्ति में आता है। तो यहाँ पर एक विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह से लगा हुआ रहता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, और यह किस में आता है, संबोधन में आता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा संबोधन। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, सुपुत्र शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। उपसर्ग जो पहले लगता है, और यहाँ पर पहले देखिएगा तो पुत्र में सु लगा हुआ है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सु। आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया, सुंदरता शब्द में कौन सा प्रत्यय है। लास्ट में देखना है, प्रत्यय मतलब लास्ट में।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ता। सुंदर में ता लग गया तो सुंदरता बन गया और यही आपका प्रत्यय है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया पल्लवन का विरोधी शब्द क्या है? तो इसको मैंने कराया है, जाते जाते मैंने बताया था कि पल्लवन का जो विलोम शब्द होता है क्या होता है? संक्षेपण होता है। पल्लवन मतलब विस्तारित रूप और संक्षेपण मतलब छोटा रूप। तो पल्लवन का विरोधी शब्द या विलोम शब्द क्या हो जाएगा? संक्षेपण। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया संक्षेपण का आकार मूल अवतरण का कितना होना चाहिए? संक्षेपण का आकार मूल अवतरण का कितना होना चाहिए? तो 1/3 होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए। ठीक है, 1/3। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। आगे दिया गया जो धन का दुरुपयोग करता है उसके लिए एक शब्द बताएं। जो धन का दुरुपयोग करता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अपव्यय हो जाएगा, अपव्यय। आगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है दिक जोड़ गज का संधि विच्छेद करें। दिक जोड़ गज का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दिग्गज हो जाएगा। क नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया गया है पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो यहाँ पर लगा हुआ है योजक चिन्ह। मैंने बताया था जहाँ पर योजक चिन्ह लगा होता है वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया निम्नलिखित में कौन सा वर्ण अघोष है? तो इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। अघोष क्या होता है? जो मतलब क ख पढ़ते हैं हम लोग, च छ पढ़ते हैं, ट ठ पढ़ते हैं, और जो भी आता है, जो पहला और दूसरा नंबर आता है, यही सब क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाता है। यही सब क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। कुल जो अघोष वर्ण है 13 है। ठीक, मतलब क ख पढ़िएगा और लास्ट में यहाँ पर एगो स, एगो ई वाला स और एगो ए स, ये तीनों स आता है अघोष में। और घोष कौन सा कहलाता है? घोष कहलाता है जो बच गया आपका 3 4 5। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है भारत में अनेकों राज्य है, इस वाक्य को शुद्ध करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, भारत में अनेकों राज्य है, इस वाक्य को क्या करना? शुद्ध करना है। चलते देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में अनेकों राज्य हैं। भारत में अनेक राज्य हैं, करेक्ट आंसर खा हो जाएगा। भारत में अनेक राज्य हैं, भारत में बहुत राज्य हैं, भारत में अनेक राज्य हैं हों, तो ये सब क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। करेक्ट आंसर आपका खा हो जाएगा। भारत में अनेक राज्य हैं। आगे दिया गया आपका यहाँ पर लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ बताएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बहुत मेहनत करना। बहुत मेहनत करना नहीं, बहुत मेहनत नहीं करना, बहुत कठिन काम करना। लोहे का चबाना का मतलब क्या होता है? बहुत कठिन काम करना। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है कोयले की दलाली में हाथ काला का क्या अर्थ है? कोयले की दलाली में हाथ काला का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ख नंबर, दलाली का काम करना, दलाली का काम करना। आगे देखिए। नेक्स्ट दिया गया है को और के लिए किस कारक चिन्ह है? मतलब को और के लिए किस कारक के चिन्ह है? तो देख लेना है कौन से कारक में को और के लिए आता है। तो क्या होता है? संप्रदान को के लिए होता है, और आपको इन सभी को ध्यान में रखना है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ख नंबर। नेक्स्ट आप देखिए। नेक्स्ट आपके यहाँ पर दिया गया कारक में कुल कितनी विभक्तियाँ होती है? 8 होती है। घ नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे दिया गया आपका यहाँ पर उपदेश शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग मतलब पहले लगा हुआ उप देख लीजिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क नंबर। आगे दिया गया है घबराहट में प्रत्यय है, तो क्या हो जाएगा? आहट हो जाएगा। घबराहट में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आहट लगा हुआ है, लास्ट में देखना है। तो आहट तो यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ है। घबराहट में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आहट, आहट कहीं लिखा हुआ है नहीं, तो घबरा जोड़ राहट, ग नंबर होगा इसका आंसर। ठीक, आगे देख लीजिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया संक्षेपण लेखन में किस पुरुष का प्रयोग करना चाहिए? संक्षेपण लेखन में किस पुरुष का प्रयोग करना चाहिए? अन्य पुरुष का। अन्य पुरुष कौन कौन आता है? तो वह हो गया, वे हो गया, उन्होंने, ये सभी अन्य पुरुष में आते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है महल का भीतरी भाग, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखे। करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतःपुर। मतलब ये सेट 1 में भी आया था और सेट 2 में आया था। महल का भीतरी भाग का मतलब क्या होता है? अंतःपुर। और इन सभी को पढ़ लेना आप लोग। यहाँ पर हम लोगों ने ग्रुप बी का आंसर की देखा है, और इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर ग्रुप ए का भी आंसर की ऐड कर दे रहा हूँ। तो जो स्टूडेंट ग्रुप सी का एग्जाम देने वाले हैं, आप लोग जल्दी से इसको देख लीजिए एक ही वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका नीट स्टडी में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग SKMU सेमेस्टर 1 सेशन 2025 से 29 वालों में ग्रुप ए में ऐसी हिंदी में किस टाइप से पूछा गया था, किस टाइप से क्वेश्चन आया, इसका हम लोग आंसर की जानने वाले हैं। तो जिनका भी सेकंड सीटिंग में है, आप लोग देख लीजिए किस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपका मैच करने वाला है। साथ जिनका ग्रुप ए में एग्जाम हुआ है, आप लोग यहाँ पर आंसर की मिला सकते हैं। देखिए, जो आपका क्वेश्चन पेपर था, इसमें 50 क्वेश्चन पूछा गया था। प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का था,
और यदि आप लोग 50 में से 20 मार्क्स ले आते हैं तो आप लोग पास माने जाएंगे। समय इसमें 2 घंटा का मिला था। चलते अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया था, हिमालय में कौन सा संधि है? हिमालय में कौन सी संधि है? इसका आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि। मैंने जाते जाते एक वीडियो अपलोड किया था, उससे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैच कर रहा है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। हिमालय में कौन सा संधि है? दीर्घ संधि। आगे देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया था, वज्र आहत शब्द में कौन सा समास है? तो जितने भी समास पूछा जाएगा सबसे पहले आप लोगों को उसका विग्रह कर लेना है। तो इसका विग्रह करिएगा तो वज्र जोड़ आहत हो जाएगा, वज्र से आहत। इसका विग्रह करिएगा तो क्या हो जाएगा? वज्र से आहत। और जहाँ पर कारक चिन्ह आता है, मैंने बताया था जहाँ पर कारक चिन्ह आएगा वहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। चलते देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन किस में दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा घ नंबर, ठीक है, तत्पुरुष समास। दूसरा का क्या हो जाएगा? घ नंबर, तत्पुरुष समास। आगे देख लेते हैं। आगे दिया था थर्ड नंबर का क्वेश्चन। देखिए हिंदी वर्णमाला में क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? हिंदी वर्णमाला में क का उच्चारण कहाँ पर होता है? तालु, मूर्धा, कंठ, दंत, आपको बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। जो क हम लोग बोलते हैं कंठ से बोलते हैं, ग इसका आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा सही वाक्य है? तो सबसे पहले आप लोगों को सभी को पढ़ना होगा, बार बार पढ़िए, आप लोग अपने समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, पहला दिया गया था राम और मोहन घोर मित्र है। पहला दिया गया, पहला आपका क्या दिया गया था? फिर से देखिए आप लोग यहाँ पर, राम और मोहन घोर मित्र है। सेकंड में दिया गया था राम और मोहन घनिष्ठ मित्र है। थर्ड में दिया गया था राम और सोहन घोर दोस्त है। अगला दिया गया है राम और सोहन घनिष्ठ दोस्त है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ख नंबर। मतलब कौन सा सही वाक्य है? तो ख हो जाएगा, राम और मोहन घनिष्ठ मित्र है। बाकी सभी गलत है, ठीक है। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ख नंबर, राम और मोहन घनिष्ठ मित्र है। आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पर दिया गया था, आसमान से बातें करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आसमान से बातें करना मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ख नंबर, बहुत ऊंचा होना। आसमान से बात करना क्या होता है? बहुत ऊंचा होना। आगे देख लेते हैं। आगे दिया गया था आपका यहाँ पर, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम का सही अर्थ क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर, उम्र के अनुसार व्यवहार न करना। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम का क्या अर्थ हो जाएगा? उम्र के अनुसार व्यवहार न करना। आगे देख लेते हैं। आगे दिया गया आपका यहाँ पर, हिंदी में कारक के कुल कितने भेद हैं? तो मैंने बताया था कितना भेद है? 8 भेद है। यदि कारक का भेद पूछे या विभक्ति पूछे, दोनों एक ही होता है। तो कारक में कुल कितने भेद हैं? तो 8 है। इसका आंसर 8 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे दिया गया था आपका यहाँ पर, कारक में कुल कितनी विभक्तियाँ होती है? तो यहाँ पर विभक्तियाँ पूछ दिया गया है, मतलब क्वेश्चन को केवल घुमा दिया है गिट्टी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, 8। कारक का विभक्ति पूछे, भेद पूछे या प्रकार पूछे, सभी का जो चिन्ह होता है 8 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, निर्मल शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? निर्मल शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना है। तो सबसे पहले आप लोगों को निर्मल का संधि विच्छेद करना पड़ेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख, नीर जोड़ मल बराबर निर्मल, ख इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है, रसीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? रसीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ध्यान रखना है आप लोगों को, पहले जो रहता है वह उपसर्ग रहता है और जो अंत में रहता है वह प्रत्यय रहता है। तो यहाँ पर प्रत्यय पूछा जा रहा है, तो जो लास्ट में है ला है, मतलब रस जोड़ ला, रस जोड़ इला, तो लास्ट में इसका क्या है? इला है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ख, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, पल्लवन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पल्लवन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर भाव विस्तारण। पल्लवन को भाव विस्तारण के नाम से जाना जाता है, ख इसका आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया था, अच्छे संक्षेपण में कौन सा गुण होना अनिवार्य है? अच्छे संक्षेपण में कौन सा गुण अनिवार्य होना है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, पूर्णता और स्पष्टता। जो संक्षेपण होता है, किसी को हम लोग क्या करते हैं? संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, और इसमें पूर्णता और स्पष्ट होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। आगे दिया गया आपके यहाँ पर, जिसकी आशा ना की गई हो, मतलब इसमें प्रयुक्त एक शब्द बताना है। जिसकी आशा ना की गई हो, इसमें बताना कि क्या होता है जिसकी आशा नहीं किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पर ख नंबर, अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित कहलाता है। आगे देख लेते हैं। 14 नंबर का आपके यहाँ पर दिया गया था, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? विद्यार्थी में कौन सी संधि है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, दीर्घ संधि। विद्यार्थी और हिमालय वाला मैंने बताया था, विद्यार्थी और हिमालय में कौन सा संधि होता है? दीर्घ संधि होता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया था, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है?
तो मैंने बताया था जिस समास में भगवान की ओर जाता है, जिस समास में भगवान की ओर ध्यान जाता है वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। पीताम्बर कहने का मतलब है भगवान कृष्ण की ओर जाता है। पीला है अंबर जिसका, अर्थात जिसका वस्त्र पीला होता है। किसका वस्त्र पीला होता है? कृष्ण भगवान या फिर विष्णु भगवान का। तो यहाँ पर भगवान की ओर जा रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क नंबर, बहुव्रीहि समास। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ख नंबर, 52। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52 होते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, आपकी सौजन्यता बनी रहेगी। इस वाक्य में कौन सा अशुद्धि है? क्रिया संबंधी, लिंग संबंधी, प्रत्यय संबंधी, वचन संबंधी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? प्रत्यय संबंधी। जो सौजन्यता होता है, इस तरह से मतलब जो सौजन्यता होता है यहाँ पर ता नहीं होना चाहिए, या फिर मतलब बढ़िया से समझ लेना है। देखिए कहाँ चल गया यार, जो यहाँ पर सौजन्य होता है, सौजन्य केवल लिखा जाता है, ना कि सौजन्यता। तो यहाँ पर जो ता है, ता होता है प्रत्यय, इसलिए यहाँ पर प्रत्यय संबंधित मतलब अशुद्धि है। ठीक है, यहाँ पर ता नहीं होगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ है। नाक में दम करना मुहावरे का क्या अर्थ है? देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन हम लोग। जैसे यहाँ पर फर्स्ट में दिया गया था सांस ना लेना, सांस ना लेने देना। नेक्स्ट था बहुत परेशान करना। अगला दिया गया था अपमानित करना, घायल करना। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बहुत परेशान करना। क्या हो जाएगा? बहुत परेशान करना। ठीक है, फिर से देख लीजिए आप लोग यहाँ पर क्या पूछा गया था। नाक में दम करने मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत परेशान करना। क्या हो जाएगा? बहुत परेशान करना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 19 नंबर का आपके यहाँ पर दिया गया था, भरी मुट्ठी 1.25 लाख की लोकेती में क्या अर्थ है? भरी मुट्ठी 1.25 लाख की लोकेती में क्या अर्थ है आपको यहाँ पर बताना है। करेक्ट आंसर का इसका हो जाएगा घ नंबर, घ बोलते हैं, ग नंबर। भेद ना खुलने पर इज्जत बनी रहती है। भेद ना खुलने पर इज्जत बनी रहती है। भरी मुट्ठी 1.25 लाख की, इसमें क्या अर्थ है? भेद ना खुलने पर इज्जत बनी रहती है। आगे देख लेते हैं। 20 नंबर में पूछा गया था, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? तो मैंने बताया था कारक चिन्ह आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से कारक चिन्ह होता है। तो अधिकरण में पर होता है। क्या होता है? में पर। इसका आंसर हो जाएगा घ नंबर। ठीक, आगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। आगे दिया गया 21 नंबर में आत्मीन। आत्मीन पद में कौन सी विभक्ति है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया, आगे दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा सप्तमी। जो आत्मीन शब्द है इसमें कौन सा मतलब पद है, या फिर कौन सा क्या दिया गया है यार, कौन सा विभक्ति है? तो सप्तमी। क्या है? सप्तमी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया था 22 नंबर, दुर्लभ शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताएं, दुर्लभ शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूर, ख नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ख नंबर। आगे देखिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया था, लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? तो लिख जोड़ आवट, लिख जोड़ आवट मतलब आवट इसमें प्रत्यय है, क नंबर इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है, पल्लवन के लिए अंग्रेजी में किस शब्द का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पल्लवन के लिए अंग्रेजी में किस शब्द का प्रयोग होता है? एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन मतलब होता है इसको विस्तारित रूप में लिखना है। और प्रेसिस का मतलब क्या होता है? संक्षेपण होता है। ठीक है, ध्यान रखना आप लोगों को। नेक्स्ट दिया गया है, संक्षेपण को और किस प्रकार से, संक्षेपण को और किस नाम से जाना जाता है? संक्षेपण को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सार लेखन, ग नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग नंबर, सार लेखन। क्या हो जाएगा? सार लेखन। संक्षेपण मतलब सार लेखन। आगे देखिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, महल का भीतरी भाग। इस वाक्यांश में एक शब्द है, महल का भीतरी भाग। महल का भीतरी भाग में आपको यहाँ पर एक शब्द जोड़ना है। तो क्या जोड़िएगा आप लोग यहाँ पर? अंतपुर। मतलब इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ग नंबर। ठीक है, 26 का क्या होगा? ग नंबर होगा, अंतपुर। आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, पयोधी शब्द का सही संधि विच्छेद करें। पयोधी का सही संधि विच्छेद करें। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पह जोड़ अधि। ठीक है, पह जोड़ धी बराबर पयोधी। तो देख लेना यहाँ पर किस तरह से दिया गया है, ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है। ठीक, कहीं कहीं गड़बड़ हो जाएगा, जल्दी जल्दी यार क्या बताएं। 28 नंबर का क्वेश्चन दिया गया था, सिर दर्द का सही समास विग्रह करें। सबसे पहले विग्रह कर लेना है। तो क्या हो जाएगा? सिर दर्द मतलब सिर में दर्द, सिर में दर्द। ठीक है, सिर में दर्द होता है। तो जब यहाँ हो जाएगा सिर में दर्द, यहाँ पर जो ये विग्रह हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लेना है सिर में दर्द, ऑप्शन नंबर क। ठीक है, सिर में दर्द। आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो वर्ण होती है, ख नंबर। इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, अशुद्ध वाक्य का चयन करें।
कौन सा यहाँ पर अशुद्ध है, कौन सा गलत लिखा हुआ है आपको बताना है। यहाँ पर लिखा गया फर्स्ट में वह डाल महीन है। नेक्स्ट दिया गया विख्यात लुटेरा पकड़ा गया। अगला दिया गया हिंदी उनकी मातृभाषा नहीं थी। नेक्स्ट दिया गया था मुझे गर्म दूध का एक गिलास चाहिए। तो करेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। वह डाल महीन है। डाल कभी भी महीन नहीं होता है। डाल या तो पतला होता है, पतली होता है, ठीक है, या फिर कमज़ोर होता है। लेकिन यह जो महीन है, महीन कहने का मतलब क्या है, टुकड़ा टुकड़ा। तो डाल तो टुकड़ा नहीं होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क नंबर। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया लोहा लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो ख नंबर मुकाबला करना। लोहा लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, मुकाबला करना। आगे देख लेते हैं। 32 नंबर का आपको यहाँ पर दिया गया है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका अर्थ बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, ख नंबर हो जाएगा, बहुत कंजूसी करना। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, बहुत कंजूसी करना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया मेज पर किताब रखी है, वाक्य में कौन सा कारक है। मेज पर किताब रखी है, तो यहाँ पर देखिए कारक चिन्ह करने का मतलब है आपको देखना है। तो पर यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, और पर किस में होता है, अधिकरण में होता है, अधिकरण में पर, ठीक। आपको ध्यान में रख लेना सभी को, कारक चिन्ह यहाँ पर कितना होता है, कारक चिन्ह सभी को देख लेना है। जिससे कर्ता ने कर्म को करण से, अधिकरण में पर, इन सभी को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सबको मैंने बताया था। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। 33 का हो जाएगा आपका यहाँ पर घ नंबर। आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है हेमा को घर जाना है, वाक्य में कौन सा कारक है। हेमा को घर जाना है, देखिए जिसका भी यहाँ पर है कितना बढ़िया लिख लिया है कि कौन कौन सा विभक्ति चिन्ह होता है, यहाँ पर बगल में लिख लिया है, इससे पहचाना जाएगा आसानी से। तो को किस में आता है, कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्म कारक। हेमा को घर जाना है, इसमें कौन सा कारक चिन्ह है, कर्म कारक। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अभिमान में सबसे पहले संधि विच्छेद करिए, तो अभि जोड़ मान, अभी उपसर्ग हो जाएगा और जो मान हो जाएगा या प्रत्यय हो जाएगा। तो अभी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अभी। यहाँ देख लेना ग नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 35 का क्या होगा, ग होगा। आगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है बचपन शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो पन हो जाएगा। देखना है प्रत्यय, प्रत्यय लास्ट वाला होता है, इधर वाला होता है, तो प्रत्यय कौन सा है, पन है, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। आगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया गया है पल्लवन किस विधा के अंतर्गत आता है। पल्लवन किस विधा के अंतर्गत आता है, तो पल्लवन को भाव विस्तारण के नाम से भी जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ग। पल्लवन किस विधा के अंतर्गत आता है, निबंध या भाव विस्तारण के अंतर्गत। आगे दिया गया है संक्षेपण का मुख्य उद्देश्य क्या है, समय नष्ट करना, विस्तार से समझाना। आगे दिया गया है कम समय में मुख्य भागों को समझना, समझना। नेक्स्ट दिया गया है मूल पाठ को लंबा करना। करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा ग नंबर, कम समय में मुख्य भावों को समझना, मतलब छोटा लिखना है, संक्षेपण मतलब छोटा लिखना है। आगे दिया गया यहाँ पर जो कभी नहीं मरता उसे क्या कहते हैं, जो कभी नहीं मरता उसको क्या कहते हैं, अमर कहते हैं। क्या कहते हैं, अमर। जो कभी नहीं मरता है वह अमर हो जाता है। आगे दिया गया है सूर्य जोर उदय का सही संधि विच्छेद करें। सूर्य जोर उदय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सूर्योदय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ख हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख, सूर्योदय। आगे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्या दिया गया है, पंचवटी में कौन सा समास है। तो जहाँ पर गिनती वाला आएगा, जहाँ पर संख्या वाला आएगा, मैंने बताया समास को अच्छी तरह से बताया है। तो जहाँ पर संख्यावाचक रहता है वहाँ पर क्या होता है, द्विगु समास होता है। ग इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग नंबर। आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11 है। हिंदी वर्णमाला में अ आ की संख्या कितनी है, तो 11 है, ठीक है। इसमें री नहीं आता है, 11। आगे देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करें। फिर से आपको सभी को पढ़ना है, जो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। अपने शुद्ध वाक्य अपने आप पता चल जाता है। तो यहाँ देखिए, वह बहुत मधुर नाचती है। कोई भी मधुर नहीं नाचती है, मधुर गाती है। तो इसका आंसर ये मतलब ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। वह बहुत अच्छा नाचती है, यह सही हो जाएगा। जो इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर हो जाएगा। आगे देख लीजिए, वह बहुत अच्छे नाचते हैं। वह यहाँ रहता, तो यहाँ पर अच्छे नहीं लिखा था, तो इसका ये भी गलत हो जाएगा। वह बहुत अच्छी नाचता है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ख नंबर, वह बहुत अच्छा नाचती है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा नष्ट भ्रष्ट करना, ख नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ख नंबर हो जाएगा आपका। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया है, नेक्स्ट क्या है, ये सही था ना। आगे दिया गया है जिन ढूंढो 3 पाइयाँ गहरे पानी पेट। जिन ढूंढो 3 पाइयाँ गहरे पानी पेट, इसमें कौन सा लोकोक्ति है,
इसको बताना है। तो चलते देख लेते हैं हम लोग। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 45 का आंसर हो जाएगा परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। आगे देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है, हे राम रक्षा करो वाक्य में कौन सा कारक है? तो मैंने बताया था इस तरह का चिन्ह जहाँ भी रहेगा वहाँ पर कौन सा रहता है? संबंध बोधक। अब ये रहता है संबंध बोधक, मतलब जो रहता है कारक रहता है, मतलब एक प्रकार का विस्मय बोधक चिन्ह है और यह संबंध बोधक में आता है। ठीक है, मतलब संबोधन कारक में आता है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा क नंबर। आगे आपका यहाँ पर दिया गया हे राधे, यह किस विभक्ति में आता है? तो संबोधन। यहाँ पर जो रहता है विस्मयादिबोधक चिन्ह, ठीक है, इसमें किस में आता है? संबोधन में आता है। हाँ चल जाता है यार। आगे दिया गया है अनचाहा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। अनजोड़ चाहा, अनजोड़ चाहा उपसर्ग होता है पहले वाला, तो यह हो जाएगा उपसर्ग अन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क नंबर। आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है कितना 49 का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया, पालक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहले फिर से आपको यहाँ पर मतलब संधि विच्छेद करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा पाल जोड़ अक। पाल जोड़ अक, तो पालक बराबर क्या होता है? पालक। अक इसका हो जाएगा आंसर, ग नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, ग नंबर। आगे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपके यहाँ पर दिया गया कार्यालय पत्राचार में संक्षेपण के कितने प्रकार होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ग नंबर। 3 प्रकार के होते हैं और तीनों का नाम हम बता दे रहे हैं कौन कौन होता है। संक्षेपण का प्रकार होता है कार्यालय पत्राचार में संक्षेपण के 3 प्रकार होते हैं, वर्णनात्मक, तथ्यात्मक और विचारात्मक। ध्यान रख लेना इन सभी को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला प्रश्न हमारा है, संवाद के लिए किस तरीके का प्रयोग अधिक होता है, बातचीत या ईमेल? तो संवाद में सबसे अधिक बातचीत किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बातचीत, यानी कि संवाद में सबसे अधिक बातचीत का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रिंट मीडिया में डैश का आशय समाचार पत्रों के लेखन से है या संपादन से? तो प्रिंट मीडिया में डैश का जो मतलब होता है या आशय होता है वह समाचार पत्रों के लेखन से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा समाचार पत्रों के लेखन से। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। ग नंबर का प्रश्न है, लेखन कौशल का उपयोग सृजनात्मक लेखन से है या नहीं? तो लेखन कौशल का उपयोग सृजनात्मक लेखन से है, इसका आंसर हो जाएगा है, सृजनात्मक लेखन से है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीलकंठ का विग्रह करें। तो आपके एग्जाम में समास से एक प्रश्न रहेगा, इसलिए समास को आप तैयार कर ले। तो नीलकंठ का विग्रह होगा, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। और यदि पूछा जाए कि नीलकंठ में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास, यानी कि जब 2 पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। तो इसका आंसर यहाँ हो जाएगा, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। अगला प्रश्न हमारा है, संचय का विच्छेद करें। तो संधि विच्छेद से भी एक आपका क्वेश्चन रहेगा, इसका विच्छेद हो जाएगा समजोड़ चय, समजोड़ चय बराबर संचय, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, मौन वाचन किसके सहारे किया जाता है? तो मौन वाचन किसके सहारे किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मन के सहारे। ठीक है, यानी कि मौन वाचन होता है कि बिना बोले हुए पढ़ने की तरीके को अपनाना। मौन वाचन जो होता है ना, चुप रहकर अध्ययन करना। तो मौन वाचन किसके सहारे किया जाता है? मन के सहारे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, विद्यार्थियों द्वारा सुनी हुई ध्वनियों को लेखनीबद्ध करने को क्या कहते हैं? तो देखिए, जब शिक्षक बोलता है तो उसे जो भी बोलकर मतलब लिखा जाता है, शिक्षक बोलता है, स्टूडेंट उससे क्या करता है? लिखता है, इसे कहते हैं श्रुति लेख। विद्यार्थियों द्वारा सुनी हुई ध्वनियों को लेखनीबद्ध करने को क्या कहते हैं? श्रुति लेख। ग नंबर का प्रश्न है, वाक्य की इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ण। जैसे स्वर्ण वर्ण या व्यंजन वर्ण जो होता है, क ख और य, यही वाक्य की इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो इसका भी आंसर वर्ण होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाक्य की इकाई क्या है? वर्ण। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, पवन का संधि विच्छेद करें। तो इसका आंसर हो जाएगा पो जोड़ वन, पो जोड़ अन बराबर पवन। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, जो बाएं हाथ से तीर चलाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सव्यसाची। पहला प्रश्न हमारा है, फीचर लेखन किसका अंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा पत्रकारिता का, यानी जो फीचर लेखन है वह पत्रकारिता का अंग है। अगला प्रश्न हमारा है, संवाद में लगने वाला उपसर्ग क्या है? तो देखिए, संवाद का जो संधि विच्छेद होता है क्या हो जाएगा? समजोड़वाद। जो संवाद का संधि विच्छेद हो जाएगा समजोड़वाद। तो जो उपसर्ग होता है वह पहले लगा होता है, उपसर्ग क्या होता है? पहले लगा होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सम। और जो प्रत्यय होता है, प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय पीछे लगा होता है, यानी वाक्य के अंत में लगा होता है, तो इसको भी ध्यान में आप रखिएगा। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सम। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, संक्षिप्तता किसका प्रधान गुण है? तो इसका आंसर हो जाएगा संक्षेपण का। क्या हो जाएगा? संक्षेपण का प्रधान गुण है संक्षिप्तता। कोई भी वाक्य लंबा में लिखा होगा उसको आपको जितना छोटा कर पाइएगा उतना आपको करना है, इसी को संक्षेपण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं।
अगला प्रश्न हमारा है लंबोदर। लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। तो मैंने पहले बता दिया, जो वर्ड आपको भगवान की ओर ले जाएगा, भगवान की ओर इशारा करेगा, वहां पर आपको बहुवीरी समास लिखना है। जब दो वर्ड किसी तीसरे वर्ड की ओर संकेत करता है, वहां पर बहुवीरी समास होता है। तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, यहाँ पर बहुवीरी समास है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है सुबह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? तो इसका आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग। सुबह क्या है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग लिख देते हैं यहाँ पर, इसको देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो 2 नंबर वाला प्रश्न आप फिर से देख लीजिए, ठीक है। तो 1 नंबर का पहला प्रश्न हमारा है समाचार पत्र का संपादन करने वाले को क्या कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है संपादक या प्रकाशक। तो इसका आंसर हो जाएगा संपादक। समाचार पत्र का संपादन करने वाले को क्या कहा जाता है? संपादक। अगला प्रश्न है हिंदी में कारक के कितने भेद हैं? तो मैंने बता दिया था, इसका 8 भेद है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राजपुत्र में कौन सा समास है? तो जहाँ पर कारक चिन्ह होता है, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। कारक चिन्ह का जहाँ लोप होगा यानी गायब होगा, यहाँ देख सकते हैं आप, जो राजा पुत्र है, राजा का पुत्र होता है, राजा का पुत्र क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसका विग्रह राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो जो का है यह कारक चिन्ह है, ये वाला क्या है? कारक चिन्ह। यहाँ पर इसका लोप है, इस कारण से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। जहाँ पर कारक चिन्ह का लोप होगा वहां पर तत्पुरुष समास रहता है। अगला प्रश्न हमारा है संधि के कितने प्रकार है? तो संधि के 3 प्रकार, स्वर्ण संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग जल्दी से। अगला प्रश्न हमारा है हिमालय से गंगा निकलती है में किस प्रकार का कारक प्रयोग हुआ है? अपादान कारक या कर्म कारक? देखिए आपको कारक चिन्ह याद करना पड़ेगा, कर्म को और अपादान से। तो इसको आप मतलब कारक चिन्ह आपको याद रहेगा, तब आप इसका आंसर बना पाइएगा। तो यहाँ पर से लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है आप देख सकते हैं, गंगा से, ठीक है। गंगा से, सॉरी, हिमालय से गंगा निकलती है, तो यहाँ से लगा है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा अपादान कारक। तो आपको एक बार कारक चिन्ह देख लेना। हिंदी में कुल 8 कारक चिन्ह है। कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध काकी के, अधिकरण में पर और संबोधन अहे, अजी, अरे, ठीक है। इस प्रकार से एक बार आप कारक चिन्ह देख लीजिएगा, इसी से आपका एक ना एक प्रश्न मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न लोग जल्दी देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कर्म कारक की विभक्ति है। तो आप लोगों को पता होगा जो कारक होते हैं, कारक 8 प्रकार के होते हैं, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। इन सभी को आपको याद रखना, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। तो आपको बताना है कर्म के लिए कौन सा कारक चिन्ह का प्रयोग होगा। आपको पता होगा कर्ता ने होता है, कर्म को, जो में होता है या अधिकरण होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्म को, कर्म को, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। अगला देखिए आप लोग, अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है तुम क्या खा रहे हो में कौन सा सर्वनाम है? तुम क्या खा रहे हो में कौन सा सर्वनाम? तो आप लोगों को पता होगा सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर जो तुम हो गया, वह हो गया, मैं हो गया, ये सभी क्या होते हैं? पुरुषवाचक होते हैं। क्या होते हैं? पुरुषवाचक, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखिए आप लोग, घर नंबर में पूछा गया था भाई बहन में कौन सा समास है? भाई बहन में कौन सा समास है? तो जहां भी योजक चिन्ह लगा होता है, ध्यान रखिएगा, वहां पर द्वंद्व समास होता है, और जहां पर संख्यावाचक होगा वहां पर द्विगु समास होगा। तो दोनों में आप लोग गड़बड़ा जाइएगा, ठीक है। संख्यावाचक जिसमें लगा होता है उसको द्विगु समास कहते हैं, जहां पर योजक चिन्ह लगा होता है बीच में उसको द्वंद्व समास कहते हैं। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था विद्यार्थी में कौन सा संधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि। विद्यार्थी में कौन सा संधि है? दीर्घ संधि। इसको हम लोग समझ लेते हैं। जब हम लोग विद्यार्थी का संधि विच्छेद करते हैं तो होता है विद्या जोड़ अर्थी। क्या होता है? विद्या जोड़ अर्थी। इसमें आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर आ, बड़ा आ, और यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो छोटा आ, ये सब दोनों मिलाकर बड़ा आ का निर्माण करता है। जहां पर बड़ा चीज का निर्माण होगा उसे हम लोग दीर्घ संधि कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? दीर्घ संधि कहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है संज्ञा के कितने भेद होते हैं लिखिए। तो संज्ञा के जितने भी भेद होते हैं, जैसे 6 भेद होता है, तो 6 को आपको नाम बताना होगा, तभी आपको 2 मार्क्स मिलेगा। अगला देखिए आप लोग, सेकंड में यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था वह मेरी बहन है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? वह। संज्ञा के बदले जो भी प्रयुक्त होता है वह सर्वनाम कहलाता है। तो आपको पता होगा यहाँ पर नाम के बदले, किसी नाम के बदले, जैसे प्रिया मेरी बहन है, प्रिया के बदले यहाँ पर वह का प्रयोग हुआ है। तो जब संज्ञा के बदले किसी चीज का प्रयोग होता है तो उसको सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वह सर्वनाम हो जाएगा। और कौन सा सर्वनाम होगा? तो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। कौन सा सर्वनाम होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था पुस्तकालय का संधि विच्छेद करें। पुस्तकालय का संधि विच्छेद करें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुस्तक जोड़ आलय, पुस्तकालय। क्या हो जाएगा? पुस्तकालय, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था राम पढ़ता है, इसमें कौन क्रिया है बताएं। राम पढ़ता है, इसमें कौन सा क्रिया है, इसको बताना है। अगला देखिए, कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह बताएं। कर्ता कारक जो होता है, जो कारक होता है 8 प्रकार का होता है, और इसमें कर्ता के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है उसको बताना है। तो कर्ता ने होता, क्या होता है? कर्ता ने। क्या हो जाएगा? कर्ता ने, ठीक है। ने चिन्ह का प्रयोग होगा। आगे आप लोग देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था सर्वनाम के कितने भेद होते हैं लिखें।
तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। आपको लिख देना है, नंबर मिल जाएगा 2 अंक। अगला यहाँ पर बताया गया है सीता अच्छी लड़की है, इसमें संज्ञा बताएं। तो यहाँ से यहाँ तक आपको जो दिख रहा है इसमें क्या संज्ञा है, कौन सा शब्द संज्ञा है, इसको बताना है। तो पहला क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी का नाम बताता है उसको क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी चीज की विशेषता बताता है तो ये विशेषण हो गया। लड़की भी आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो दोनों आपको बता देना है, सीता बता देना है आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा और लड़की बता देना है आपको जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, आगे आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है दोपहर में कौन सा समास है, लिखे। यहाँ पर दोपहर लिख दीजिएगा और कौन सा समास है उसका केवल आपको नाम लिख देना है। तो इसका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो जिसमें पहला शब्द क्या होता है? संख्यावाचक होता है, उसमें द्विगु समास होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका द्विगु समास। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है मोहन तेज विद्यार्थी है, विशेषण बताएं। तो यहाँ पर जो दिख रहा था अभी तो मैं आपको बताया कि जो किसी चीज की विशेषता बताता है क्या होता है? विशेषण होता है। तो तेज, इसका आंसर आपको केवल तेज लिख देना है। तेज क्या है? एक प्रकार का विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी शब्द के पहले लगने वाला शब्द क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपसर्ग। उपसर्ग मतलब पहले और प्रत्यय मतलब बाद। बाद में जो लगा होता है उसको प्रत्यय कहते हैं, जो पहले लगा होता है उसको उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कारक के कितने भेद हैं? कारक के कितने भेद हैं? इसका उत्तर आपको एक वर्ड या फिर एक सेंटेंस में दे देना है। जैसे कारक का 8 भेद होता है तो केवल 8 भी लिख दीजिएगा तो 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है आंख का एक पर्यायवाची शब्द लिखें। आंख का एक पर्यायवाची शब्द लिख देना है। नेत्र लिख सकते हैं आप लोग, नयन लिख सकते हो। तो इस तरह से आप लोग लिखोगे आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो उज्ज्वल का संधि विच्छेद करें। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्जोड़ ज्वल। अगला प्रश्न है भाई बहन कौन सा समास है? तो जहाँ भी योजक चिन्ह लगा होता है, डैश लगा होता है, वह द्वंद्व समास होता है। तो भाई बहन कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ठीक है, इसी तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न रहने वाला। तो पहला प्रश्न था संधि के मूलतः कितने भेद हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 भेद। संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद है। स्वर्ण संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। संधि के 3 भेद हैं। दूसरा प्रश्न है आग का एक पर्यायवाची शब्द लिखें। यानी कि आग को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो आग को बहुत नामों से जाना जाता है, तो उसमें से आपको केवल एक लिख देना है। जैसे आप अग्नि लिख सकते हैं, अनल लिख सकते हैं, पावक लिख सकते हैं। इसके अलावा आग को दहन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें से केवल आपको एक लिख देना है। अगला देखते हैं हम लोग। ग नंबर का प्रश्न है हिंदी प्रयोग पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बद्रीनाथ कपूर। हिंदी प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है? बद्रीनाथ कपूर। अगला प्रश्न देखते हैं। घ नंबर का प्रश्न है चौराहा में कौन सा समास है? तो जहां पर संख्या लगा होता है, ठीक है, जहां पर संख्या लगा होता है वहां पर द्विगु समास होता है। तो यहाँ पर चो लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि 4 लगा हुआ है। चो का मतलब होता है 4, तो इसका यहाँ क्या हो जाएगा? द्विगु समास। ठीक, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है अच्छी हिंदी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र वर्मा। अच्छी हिंदी पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र वर्मा। पहला प्रश्न देखते हैं कारक के कितने भेद हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 भेद हैं। कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद है। इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आंख का एक पर्यायवाची शब्द लिखें। तो आंख को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। जैसे आप नेत्र लिख सकते हैं, नयन लिख सकते हैं, लोचन, विलोचन। तो आप एक लिख लीजिएगा यदि आंख का पर्यायवाची शब्द आएगा तो। नेक्स्ट प्रश्न है प्रतिवेदन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रिपोर्ट। प्रतिवेदन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, घ नंबर का प्रश्न है हिंदी व्याकरण के लेखक का नाम बताएं। तो हिंदी व्याकरण के जो लेखक है का नाम है कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु, ध्यान में रखिएगा। हिंदी व्याकरण के लेखक कौन है? कामता प्रसाद गुरु। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भाई बहन कौन सा समास है? तो देखिए बढ़िया से, जहां पर आपको योजक चिन्ह लगा होगा, योजक चिन्ह का क्या लगा होगा? योजक चिन्ह। ठीक है, माइनस वाला चिन्ह दिखेगा, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये योजक चिन्ह है। तो जहां पर योजक चिन्ह लगा होता है वहां द्वंद्व समास होता है। क्या होता है? द्वंद्व समास। इसका आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक, इसको देख लीजिए।